अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट होगा। आपकी कोई क्यूरी है, आप कोई बात पूछना चाहते हैं लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट वैसे कल क्यूए सेशन ही हुआ था, फिर भी अगर किसी की कोई क्यूरी बाकी है, कोई बात समझ में ना आई हो, करंट बनाने में उनको दुश्वारी पेश आ रही हो, तो वो पूछ सकते हैं। जी, प्रोडक्ट का नाम, डेटाबेस का नाम प्रोडक्ट 1 रख लिया जाए, इसमें कोई मजाइका नहीं है। जी, अली शाहिद साहब कल भी अटेंडेंस के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, आज भी अटेंडेंस के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। तो अली शाहिद साहब, आपकी अटेंडेंस कभी भी मार्क नहीं होगी जिस तरीके से आप अपना नाम लिखा हुआ है। तो काइंडली आप अपना नाम ठीक करें, तो फिर आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। और इस तरीके से अगर आप नाम रखेंगे तो आपकी अटेंडेंस कभी भी मार्क नहीं होगी। जी, किसी की कोई क्यूरी हो तो मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। चंद मिनट में हम अरे लेक्चर अरे स्टार्ट वो करें। जरा अगर देख लें आप। बात समझ नहीं आई, क्या कहा किसी ने? बात आवाज कट गई बीच में। सर वो थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक तो अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अगर आप देख ले तो। जी जी, जरूर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर करें आप। सर शो को। बस 1 मिनट में हो जाती है अभी। जी बताएं, क्या इशू है जी? आपकी स्क्रीन दिख रही है। सर ये क्यूरी वगैरह जो है वो सक्सेसफुली सारा कुछ हो जाता है स्ट्रिंग के। ये जो नेम और डेजिग्नेशन है ये तो इंटर हो जाता है, तो इंटीजर है एक स्केल मैंने वो का मतलब बनाया हुआ है फॉर्म में, तो वो इंटर नहीं होता, वो मतलब एम्प्टी रह जाता है, ये बाकी जो दोनों आपने चीजें जो है स्केल वो लिखा हुआ है डेटाबेस यहाँ में पे, चली जाती। ये आपने स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिजिग्नेशन के बाद, जी जी। तो ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है? इंटीजर है सर। तो स्केल में आपने स्ट्रिंग वैल्यू क्यों पास की हुई है? देखिए ना जरा, लाइन नंबर 23 के बाद जो लाइन है नीचे, जहाँ पे क्यूरी आ रही है, यहाँ पे स्केल में आपने ये इंटीजर वैल्यू दी हुई है। जी ये इंटीजर इस तरह होता है, ये न्यूमेरिक सर वैल्यू ये है। डॉलर आप क्या? साइन। जी, सर वो जब मैं अगर वो डॉलर साइन लगा के मतलब जो है ना वो करता हूँ मैं वेरिएबल पास करता हूँ तो वो क्यूरी में एरर आ जाता है। एरियो में आप गलत, जिस तरीके से आपने डेजिग्नेशन वेरिएबल पास किया, इसी तरह यहाँ पे भी इसको स्केल को भी करें। इसी तरह मोइज में आपने सर वो वो सिर्फ वो लिख दिया, डॉलर साइन इसके साथ भी नहीं लगाया। जैसे आपने डिजिग्नेशन वेरिएबल बनाया, ये इससे पीछे वाला वेरिएबल जो जिस तरीके से ये पास किया हुआ है, इसी तरह वो भी जी पास करें। वो जब वेरीफाई करते हैं ना क्यूरी तो उसमें फिर एरर आ जाता है, मैंने ऐसे ही पहले किया और था। नहीं आता ना यार, करके तो दिखाओ एक दफा। जैसे आपने डेजिग्नेशन लिखा हुआ है और इसके इसको जी सर। करली ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, और उसके साथ आपने एक सिंगल कोट्स भी लगाए हुए हैं, सेम इसी तरह करो और दिखाओ कैसे एरर आता है। एरर को देख लेंगे फिर हम। आप इसी तरह इसलिए बैठे हुए ना। चलो, इसी तरह मुइज के साथ भी लिखो, आप जी सर। डॉलर साइन लगाओ अगर ये मुइज कोई चीज है तो। इधर नेम लिखो। नहीं ये तो क्रिएटेड बाई है ना, ये तो क्रिएटेड बाई हाँ, है तो सर। इधर रियल टाइम वैल्यू दो ना, क्रिएटेड बाई। चलो खैर ठीक है, क्रिएटेड बाई है तो उधर नाम तो नहीं आएगा ना वहां पे। वो इंटीजर है तो वहां पे 1 2 लिखो, या उसको तुमने वार 4 रखा हुआ है? नहीं वो बार चार चलो रखा हुआ। ठीक है, आगे चलो। दिखाओ आप, जरा ब्राउजर में दिखाओ कैसे एरर आता है। एक दफा फॉर्म दोबारा फिल करो। देखो ना सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हो गया। इंसर्ट।
जी वो मैं ब्राउज़र पे देखने दें, इसमें डेटाबेस में देखने दें सर। एक एरर शायद आया होगा, आपने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया आपने, चले खैर कोई इशू नहीं है। हो गया सर। शुक्रिया। थैंक यू सर। जी और किसी का कोई इशू? तमाम वो स्टूडेंट ज़रा मैसेज कीजिएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने ये क्रंट बना लिया, उनका डेटा फॉर्म से डेटाबेस में इंसर्ट होना शुरू हो गया और वो लिस्ट होके एक टेबल में दिखना भी शुरू हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि सब लोग ना ये टास्क कर नहीं रहे। जी और ये अरे तक बना लेने का क्या मतलब है? अरे तक बना लिया है। सर आगे जो है ना आपने वो टेबल बनवाया था वो नहीं अभी तक बनाया, सिर्फ अरे तक बनाया जिसमें अरे वाइल लूप लगा के अरे सब कुछ शो करवाने डेटाबेस में जितनी भी थी। हाँ चलें ठीक है, बाकी कर लें, कोई ज़्यादा 2 दिन आपको मिल गए फिर भी आपने नहीं किया। जी सर चलें। आज करूँगा। और जी और बताएं जी, ये तो चंद लोग हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? इजाज़त ले रहे हैं तो रहने दें, फिर कोई ज़रूरी है तो कर लें। जी असद साहब, जी क्या इशू है? आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। सर आ रही है आवाज? जी आ रही है, कुछ बोलें तो सही, क्या सर इशू है आपको? इशू जैसे साइजेस हैं, ब्रैकेट अगर खत्म करनी हो चेंज होगी। ब्रैकेट कैसे खत्म होगी, ये पूछना चाह रहे हैं? इलाज जी जी। तो ब्रैकेट जहां पे लगाई है वहां से डिलीट कर दें। कहां से आ रही है ब्रैकेट? ठीक है डेटाबेस में तो नहीं ऐड कर दिया आपने एज इट इज? डेटाबेस में ऐसा तो नहीं ऐड कर दिया आपने? यहीं पे भाई ये कहाँ क्या कर रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं आपकी स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही आप क्या कर रहे हो। सर आपकी आवाज भी कट रही है। ब्रैकेट्स जहाँ पे हैं वहां पे जाके देखो, वहां पे गलत इंटर होगी होंगी, वहां से डिलीट कर दो, फिर आइंदा नहीं आएंगी। या तो डेटाबेस से आ रही हैं या आपने कहीं हार्ड कोडेड लिखी हुई हैं ब्रैकेट्स। देखो नहीं, ये हार्ड कोडेड ब्रैकेट्स क्यों आ रही हैं? ये आपने खुद लगाई हैं तो खुद आएंगी वो। एक दफा इनको खत्म कर दो, डबल क्लिक करो इस पे, डबल क्लिक करो इधर ही, चलो एडिट कर लो, ये भी ठीक है। चलें ठीक है, कर लीजिएगा, इधर से डिलीट हो जाएंगी तो वहां से भी हो जाएंगी।
जी और कोई जी लारावेल भी पढ़ाएंगे, एक आध दिन आपको लारावेल का भी इंट्रो देंगे। जरूरी है कि आप लारावेल पढ़ने के काबिल हो जाएं। लारावेल जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन आप के सर के ऊपर से गुजर जाएगा। अगर आप ये क्रड नहीं बनाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो आजकल हम कर रहे हैं, तो लारावेल छत से गुजर जाएगा, सर से भी नहीं गुजरेगा, बहुत ऊपर से गुजरेगा आपके। तो इसलिए गुजारिश है कि आज कल के ये टास्क बहुत केयरफुली करें। फ्रेमवर्क्स, लारावेल एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क उसको समझ में आते हैं जिसने कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया हो, किसी एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया हो और 6 महीने से 1 साल तक उसने काम किया हो, तो फिर उसको फ्रेमवर्क समझ में आते हैं, प्रोग्रामिंग अच्छी से उसको आती हो। तो मुझे समझाने में कोई इशू नहीं होता, हर बैच को मैं तो पढ़ा देता हूँ, लेकिन कम ही स्टूडेंट उसको सीख पाते हैं। सिर्फ वो स्टूडेंट उसको उस पर ग्रिप ले पाते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग कदर स्ट्रांग हो गई होती है प्रैक्टिस कर करके। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते उसमें। जी चंद मिनट में मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ जी, बस हम शुरू करते हैं। अभी भी 87 स्टूडेंट्स आए हैं, अभी ज़्यादा नहीं आए और 15 मिनट गुजर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हुआ है, सब ट्रेनीज को। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड इन दिस बैच टू। जैसे कि पता है कि हमारा जो है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ होने को है इस बैच को, तो मेरा दिल था कि आप लोगों से एक दफ़ा फिर इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि ये हमारा फोर्टनाइटली एक इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। तो कोशिश होती है कि 2 वीक्स बाद आपके साथ थोड़ा बहुत गपशप लगा ली जाए, आपके इश्यूज़ कोई क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटर किया जाए। तो बेसिकली तो ये हमारा पर्पस होता है, थोड़ा सा आप लोगों से भी फीडबैक लेना होता है। अब जहरी बात है, आपसे पिछले 1 आध दिन में हमने एक फीडबैक लिया होगा, उनमें से काफ़ी लोगों ने फीडबैक नहीं दिया था, फिर जो है वो आपके ट्रेनर्स ने भी आपको बार बार चीज़ें की। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, एक किस्म का मैंडेटरी है फॉर दिस बैच कि आप फीडबैक दें, ताकि उसको उससे फिर हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें, हमें पता लग सके कि आपका ये बैच किस तरह जा रहा है। तो आई होप कि आप वो फीडबैक जो है वो आने वाले वक्तों में जो भी फीडबैक आएंगे उनको फीडबैक को देंगे, और जो आपने अभी किसी ने नहीं दिया तो वो फीडबैक सबमिट करवा दें हमें। तो ये है कि सबको आवाज़ आ रही है मेरी? किस तरह आवाज़ आ रही है सबको? सबको आ रही है आवाज़, आपकी आ रही है बिल्कुल। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रोफाइल बना लिया हुआ है? अभी बहुत कम लोग जो हैं वो भी लाइव आ रहे हैं, 92 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। तो वैसे तो ये बहुत बड़ी क्लास है, तो ये कम से कम हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स तो आने चाहिए लाइव। तो 15 मिनट्स हो गए हैं, ये देखें ना, ये अब आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। एक हम तो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस ट्रेनर्स जो हैं वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये अब आपका काम है कि आप लोग जो है वो डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेस लें, और पूरे 2 घंटे जो आपको पढ़ाया जाता है उस पर आप पूरी असाइनमेंट और उसकी प्रैक्टिस करें। अब जब तक आप क्लास नहीं लाइव लेंगे तो आपकी कोई क्यूरीज जो हैं वो भी कैटर नहीं हो सकेंगी, आप क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने ट्रेनर से नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये जो भी 95 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, इनको चाहिए कि मतलब अभी ये अच्छी बात है जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे तो उनके लिए लम्हा फिक्री है कि वो क्यों इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि अटेंडेंस तो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अटेंडेंस की बेस पे कल को ग्रेजुएट आपने होना है, सर्टिफिकेट हमने देना है। और एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो अभी तक आप लोगों में से कितने लोग हैं जो नहीं बना सके? अगर किसी ने प्रोफाइल लिंक अभी तक नहीं बनाई, उनको चाहिए कि फ़ौरन जो है प्रोफाइल लिंक बना लें, क्योंकि हाल इतना महीने से ऊपर टाइम हो गया है। प्रोफाइल लिंक जिस बच्चे की नहीं बनी होगी वो ग्रेजुएट नहीं मार्क होता। प्रोफाइल लिंक जो है हमारा एक मेन एलिमेंट है, ठीक है, कोर एलिमेंट कह लें। तो वो प्रोफाइल लिंक जो है वो लाजमी आपका बना होना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म का, वो फाइवर हो, फ्रीलांसर हो, अपवर्क हो, पीपल्स पर हो, ये 4-5 जो है मेन, इनका तो आपका बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कोशिश करेंगे अपने प्रोफाइल लिंक्स बना लें। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है। अभी मुझसे लाइव आ जाए या ये चैट में से कोई क्वेश्चन मुझसे करता जाए, मैं उसको करता जाऊंगा। बाकी जिन क्वेश्चंस नहीं ले सका, जो बाद में करना चाह रहे होंगे, वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दें। बाकी आपको पता है कि एडमिन में जो है काफ़ी लोग हैं, मैं भी हूँ, मामून भी है, कंबर भी है, नाइला भी है, मोहम्मद अली राजा भी हैं, वकास भी हैं। तो आप किसी भी टाइम चाहें तो आपकी आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन देनी है, आपकी कोई फीडबैक है, तो आप जो है वो हमें दे सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। सुहेल इसहाक कहते हैं, सर फेसबुक के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं
हो सकती जहाँ पे क्लास अटेंड की जा सके, फेसबुक पे वीडियोस बाद में। अच्छा, पहली तो बात है कि आप फेसबुक पे तो क्लास ले ही नहीं रहे, आप तो ले रहे हो जूम पे। फेसबुक तो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, फेसबुक मतलब एक ग्रुप बनाने का जरिया है, ठीक है। बाकी अपलोड हम उस पर लेक्चर करते हैं, वैसे तो जूम जो है उस पर आपका लेक्चर आप ले रहे हैं लाइव। बाद में अच्छा जी सर, कितने प्रोफाइल चाहिए? कम से कम आपके ये जो मैंने आपको 3-4 प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं मेन, इन पे तो आपके होने चाहिए। आपको जो है कैसर ने और शजील ने भी आपको टाइमली बता दिया होगा कि प्रोफाइल लिंक्स आपने किस तरह बनाने हैं, गेस किस तरह बनानी है, और आपने कितने कौन कौन से जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, वो सब आपको बता दिया होगा। ये जो मेन बताए इनमें फ्रीलांसर और पीपल पर आर पर लाजमी बनानी है। कम से कम आपके 2 तो बने होने चाहिए, ठीक है। कम से कम आपके 2 प्रोफाइल बने होने चाहिए, क्योंकि 2 प्रोफाइल बॉल मैंडेटरी है एग्जाम पे। सर अटेंडेंस शीट ऑफ, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। आसिफ रजा ने कहा सर अटेंडेंस शीट ऑफ प्रीवियस डेज मिल जाती तो अच्छा हो जाता। ये अटेंडेंस आपको जो है वो हर वीकली हम देते हैं, और इंशाल्लाह लास्ट वीक की भी वो है अपलोड हो जाएगी। उससे पहले हमने सैटरडे को अपलोड की थी, तो इंशाल्लाह वो जो आपके पिछले डेज की जो अटेंडेंस है वो भी अपलोड ग्रुप में कर दी जाएगी। अच्छा जी, फाइवर एंड एप्पल प्रोफाइल क्रिएटेड एंड सबमिटेड ऑलरेडी। मोहम्मद अवैस खालिद चौधरी, वेरी गुड। बहुत अच्छा है, आपने जो है वो अपने प्रोफाइल बना लिए हुए हैं। अवैस की कोई अटेंडेंस का भी मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया हुआ है, वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है अवैस, वो आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा जी, ये फ़ायज़ा अखलाक सर, ऑल डन, वेरी गुड। आसिफ रज़ा सर अटेंडेंस शीट ऑफ प्रीवियस डे में, ये जो मैंने ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अली हसन कहते हैं सर जी फाइवर पे बनाई है, अपवर्क पे सस्पेंड हो जाती है, अभी स्किल ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए वो भी ज़रूर बनाएं। हाँ, कम से कम 2 पे तो बना लेना। चलें, फाइवर तो मेन है, फाइवर पे बना ली, अच्छी बात है, और बाकी पे भी कोशिश करें इंशाल्लाह। टाइम के साथ साथ आप को तजर्बा भी हो जाएगा और आप इसमें माहिर हो जाएंगे, फिर तो हमें आप सिखाया करेंगे। अली हसन। मोहम्मद हारून हसनैन कहते हैं सर फाइवर एंड अपवर्क पे है, पीपल्स पर अभी नहीं बनाई। चलें, गुड है, 2 पे आपने बना ली है, तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ दूसरों पे भी बन जाएगी। और मोहम्मद एहसन कहते हैं सर अटेंडेंस का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। एहसन, आप जो है मुझे दोबारा मैसेंजर पे मैसेज करें। आपके वैसे आपको बताता चलूँ एक और चीज़, अटेंडेंस का बहुत सबसे ज़्यादा इश्यूज उठाते हैं। अटेंडेंस का मसला ये है कि पहले 2-3 वीक्स मैंने तो पहले ओरिएंटेशन पे आपको क्लियरली बता, आपको ट्रेनर्स ने क्लियरली बता दिया था कि यूनिक आईडी आपका बन जाना चाहिए। अब कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 2 दिन 3-3 हफ्ते जो हैं वो यूनिक आईडी नहीं बनाया। अब उसमें हमें फिर मसला आया था, हमने कहा था यूनिक आईडी जिनके बने हैं उनकी तो अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है, जिन मसला उनका है जिन्होंने या कोई नाम अपना गलत लिखा या यूनिक आईडी गलत लिखा। कुछ ने 8 डिजिट का यूनिक आईडी बना लिया, किसी ने 6 का बना लिया, किसी ने 5 का बना लिया। अब उसमें हमें फिर इश्यूज आए, तो हमने कोशिश की है कि जितनों के आप सब ने जितने भी मैसेंजर पे मुझे मैसेज किए, अपनी क्यूरीज डाली, उनकी जो है ऑलमोस्ट सबकी 95% मेरे ख्याल में सबकी जो है वो अटेंडेंस का इशू रिजॉल्व हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर किसी का रहता है तो मुझे दोबारा आप मैसेंजर पे मैसेज करें। अब कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिनका हमने चेक किया, मैंने रिकॉर्ड चेक किया, तो वो कह रहे थे जी हमने अटेंडेंस हमने ली है। जब उनका मैंने जूम पे उसको एक्सट्रैक्ट करवाया, उसको देखा, तो उसमें उसकी अटेंडेंस उसकी एब्सेंट थी, उसकी 1 मिनट भी वो क्लास नहीं उसने ली हुई थी, उसकी कैसे भी अटेंडेंस लगा दें। आप खुद भी सोचें, चलें चलें अगर फॉर एग्जांपल हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, किसी ने चलो 2 घंटे में से घंटा क्लास ली हो, चलो जी हम उसकी अटेंडेंस मार्क कर दें। अब एक बच्चा जिसने अटेंडेंस क्या उसने क्लास ही नहीं ली, तो उसकी कैसे हम अटेंडेंस ले लें? कल को हम भी इवैल्यूएशन करते हैं, सारा ऑडिट होता है, तो हम सारा देखा जाता है, तो वो ज़ाहिर बात है वो चीज़ तो सही नहीं है ना। अब जिसकी जो है वो राइटली हमें वो अटेंडेंस मिल जाएगी, और उसके हमें अब वो ये भी है, ये भी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस था लास्ट टाइम कि जी वो हम फॉर एग्जांपल हम 15-20 मिनट लेक्चर्स देखते हैं और 10 मिनट 15 मिनट हमारा इंटरनेट का मसला हो जाता है, हम उसको ऑफलाइन हो जाते हैं, तो वो फिर हम ऑनलाइन होते हैं, तो वो टाइम आपका अकोमोडेट होगा। वो फॉर एग्जाम्पल आपने 15 मिनट पहले लिए है, या 20 मिनट ब्रेक के बाद फिर 15-20 मिनट आपने क्लास ली है, तो वो आपका अकोमोडेट हो गया, 30-35 मिनट बनेगा। ये नहीं होगा कि वो दोबारा से फिर आपका जीरो से टाइम स्टार्ट होगा, तो वो टाइम अकोमोडेट करके अटेंडेंस लगती है। 5 मोहम्मद राशिद कहते हैं 5 प्रोफाइल हैं सर, 4 अप्रूव्ड, 1 नहीं। चलें जी, गुड मोहम्मद राशिद, इंशाल्लाह टाइम के साथ आपकी जो है वो अप्रूव्ड बाकी भी हो जाएंगी। फ्रॉम मोहम्मद अवैस खालिद, यस सर प्लीज शेयर अटेंडेंस ऑन वीकली बेसिस, नॉर्मली इट इज शेयर्ड आफ्टर 2 वीक्स। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अटेंडेंस से रिलेटेड। मुझे कुछ साहिब अब ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अरसे से जो स्टूडेंट्स अब अटेंडेंस के बारे में, शायद एक आध के बारे में ये बात गलत भी हो, लेकिन मोस्टली ना अब स्टूडेंट्स से लग रहा है कि वो चीट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका अटेंडेंस का इशू आता है। बाकी जो स्टूडेंट स्मूथ चल रहे हैं
उनको मालूम है कि लेक्चर A to Z लेना है, तो वो पूरा लेक्चर लेते हैं, तो उनके अटेंडेंस मार्क हो जाती है। एक आदमी की बात नहीं है। मतलब बिल्कुल अली शाहिद साहब आज भी उन्होंने गलत आईडी लगाई हुई थी, मैंने आज भी उनको मेंशन किया। अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं मेरी अटेंडेंस मार्क करें, मैंने जाना है। मतलब जाहिर ऐसे ही लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, और वो कह रहे होते हैं जनाब अटेंडेंस मार्क करें, अटेंडेंस मार्क करें। पता नहीं वो बस छूट रही होती है उनकी। तो ऐसे कुछ जाहिर होता ऐसा है, लग रहा होता है कि बच्चों का कुछ इशू होता स्टूडेंट्स चीट भी है करने की कोशिश कर रहे हैं हमें। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। आप लोग जो है ना वो इसको देखा करें, यूनिक आईडी आपका बना होना चाहिए। आप यूनिक आईडी इतना आसान है, अब तो मेरे हम सबको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 मंथ में हमने बहुत दफ़ा रिपीट इस चीज़ को किया है। हमने वीडियोस भी लगाई हैं, सब समझाया भी है। आपके ट्रेनर कैसर ने भी समझाया है, शजील ने भी बताया है, वकास जो हैं उन्होंने भी बताया है। अब इसका मेरा नहीं ख्याल कि यूनिक आईडी का आपको ये मसला आना चाहिए कि जी मुझे यूनिक आईडी का नहीं पता लग रहा या कुछ नहीं हो रहा। तो ये है कि वो जो चीट लोग जो भी करते हैं, वो जो कहते हैं, मैंने बात अभी पहले भी थोड़ी सी बताई है कि हमें पता लग जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 1 मिनट का भी लेक्चर लिया ना, हमें हमें वो टाइम एक्सट्रैक्ट हो जाता है कि जूम पे वो सब जब हम उसको अटेंडेंस को हम कंपाइल करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको अटेंडेंस को, तो हमें आइडिया हो जाता है किस बच्चे ने कितने मिनट्स लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आज अगर फॉर एग्जाम्पल ये लाइव ले रहा हूँ, तो मैं इसके बाद मुझे पता लग जाएगा जी मैंने 18 मिनट जो है वो आप लोगों के साथ लाइव ये जूम पे गुजारा है टाइम। ठीक है, तो ये चीट करने वाली तो बात है ही कोई नहीं, क्योंकि इसमें तो हर चीज़ पता लग रही होती है हम लोगों को। और अगर कोई किसी का इशू आ रहा होता है, उसको खुद भी पता होता है जेन्युइन इशू कि मैंने क्लास ली नहीं और फिर मैं अटेंडेंस का कह रहा हूँ, तो वो फिर थोड़ा सा ना अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग तो फिर ज़ाहिर बात है उसको चेक कर रहे होते हैं, फिर उसका कुछ आ ही नहीं रहा होता, तो फिर वो कह रहा होता है कि जी रिप्लाई करें, मुझे मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। तो अब ज़ाहिर बात, जिसने क्लास ही नहीं ली उसकी किस तरह अटेंडेंस लगाते हैं? आप खुद भी सब समझदार हैं, तो इसको थोड़ा सा देखा करें। और बाकी इंशाल्लाह आपकी कोई ऐसी कोई जेन्युइन क्यूरी है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, आपकी इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे हम ज़रूर। और सुहेल इसहाक कहते हैं सर कोई ऑफिस मिल सकता है जिसका रेंट हम लोग मिल के शेयर कर लें, इस तरह हम लोग एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं और ऑनलाइन अच्छा काम कर सकते हैं। सुहेल अब ये तो मुझे नहीं अब आइडिया, मतलब ये क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अब हर कोई अपने अपने डोमेन में, अपने घर, अपने कहीं जो भी क्लासेस ले रहा है। अब आगे आने वाले वक्तों में हम एक प्रोजेक्ट हमारा एक और भी है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NIC EN है। ठीक है, तो ये हम इंक्यूबेशन सेंटर्स भी यूनिवर्सिटीज में बना रहे हैं, जहाँ आप लोग जो है फॉर एग्जांपल जब आपके पास टाइम होता है, आपने फ्रीलांसिंग सीख ली है, कुछ कर लिया, तो आप वहाँ बैठ के जो है ऑफिस एनवायरनमेंट में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। तो एक EN है जो पंजाब लेवल पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके सेंटर्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में हम ओपन करने जा रहे हैं। सो सब्सिडाइज्ड एक किस्म की हम ऑफिस एनवायरनमेंट देंगे जहाँ सब फ्रीलांसर्स मिलकर काम करेंगे। तो ये कुछ हमारे प्रोजेक्ट हैं, इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में जो है वो इन्फॉर्म और करेंगे हम इस चीज़ पे। और आप सर EN वगैरह की वेबसाइट जी जी सर हम फिर एलिजिबल होंगे सर उस फैसिलिटी को लेने के लिए सर? हाँ हाँ, आप फ्रीलांसर्स के लिए वो बस ये होगा सब्सिडाइज होगी, वो कुछ फ़ी होगी, कुछ गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करेगी, कुछ आपको फ़ी पे करना पड़ेगी। तो वो इंशाल्लाह डिफरेंट सिटीज़ में, मतलब लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ में वो बनेंगे। तो वो इंशाल्लाह आप अपडेट देखते रहिएगा, उनकी एड्स वगैरह आएंगी। ठीक है, तो और EN के नाम से वो है, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह लैब्स बन रही हैं और हमारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान, चारों सूबों में हो चुके हुए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हम फिजिकल सेंटर्स खोलने जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में। AJ सर आवाज नहीं आ रही। उनका इंटरनेट ब्रेक हो गया या कुछ ऐसा हो गया, आवाज़ नहीं आ रही उनकी। जुल्फकार साहब आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है। चलें जी, वो अनाउंस कर दिया जाएगा जिस नाम से भी ये सारी चीज़ें लॉन्च होगी। अगर जुल्फकार साहब दोबारा आते हैं तो वो आपकी क्यूरीज को आंसर करेंगे। आवाज़ उनकी नहीं आ रही, मेरी आवाज़ तो यकीनन आपको आ रही होगी। एक दफ़ा कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही है चलें सर, जी, अब आपकी आवाज यस सर आ रही है। चलें फिर आगे चलते हैं। हम जुल्फकार साहब शायद जा चुके हैं अब, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर वो तशरीफ़ लाए तो फिर मुमकिन है थोड़ा सा टाइम उनको देना पड़े, तो हम दे देंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।
जी, तो हम चलते हैं वहाँ पे, ब्राउज़र में चल के कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या अब तक बना लिया हुआ है, और उससे ऑनवर्ड हम आगे चलते हैं। कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इंटरनेट का, वैसे माजरत, ऑफलाइन हो गया था। ये बस मैं आप कुछ जो है वो आप लोगों के देख रहा था, मैसेज भी चैट वगैरह पे देख रहा था, और जिन लोगों ने चैट पे मैसेज नहीं किए या मेरे से लाइव नहीं आए तो उन वो जो है मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, हम में से एडमिन में किसी को भी कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी किसी का जेन्युइन इशू है, अटेंडेंस से रिलेटेड है या कोई और इशू है, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको टाइमली हम रिजॉल्व करने की। कुछ होता है अटेंडेंस पे जो है, कुछ लोगों की तो हमने ऑलमोस्ट कर दी हुई है सही, ठीक है, और अगर किसी की कोई किसी बिना पर नहीं हो सकी तो वो एक जेन्युइन इशू होगा, वो माइट भी ट्रेनिंग के एंड पे होगा, यूनिक आईडी नहीं ठीक होगा या उसने क्लास नहीं ली होगी। वैसे जो है मैंने सबका, जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे, मैंने सबका डाटा कंपाइल करके मैंने सबकी ठीक करवा दी थी अटेंडेंस, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह, जो कुछ कह रहे थे कि जी वो 2 वीक्स बाद अटेंडेंस जो लगती है, तो मेरे ख्याल में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हर, पहले 2 वीक्स में था, तो अब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीक जो है फ्राइडे या सैटरडे को हम पूरे वीक की अटेंडेंस को अपलोड कर दिया करें ग्रुप्स में और आप देख सकें उसे। तो बस ये आपकी 4-5 चीज़ें हैं कि आपने जो है अगर प्रोफाइल्स बना लें, और प्रोफाइल अगर आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्निंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी, और एक आध स्टूडेंट्स की तो बहुत माशाल्लाह एक अच्छा नंबर है अर्निंग का। तो नाम मैं थोड़ा सा उनका, मेरे आई फॉरगॉट के स्टूडेंट हैं, उनकी काफ़ी अर्निंग है, मतलब $1000 में अर्निंग है। तो माशाल्लाह ये आपके ट्रेनर्स की मेहनत है, और आप लोगों की भी मेहनत है, और आप लोगों की एक वो ईगर है जो आप लर्न करने की, आपकी जो है कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बढ़ाओ। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बैच के एंड पे आप माशाल्लाह काफ़ी अर्निंग कर चुके होंगे, और हमारी वो सक्सेस स्टोरीज बनेंगी, और आप लोग जो है वो एक माशाल्लाह फ्यूचर में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर बेहतर जो है वो एक किस्म का, ये रोज़गार तो नहीं मैं कह सकता, एक किस्म का बिजनेस है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयर खुद दो, घर बैठे कहीं भी आप कमा सकते हो, सिर्फ इंटरनेट लैपटॉप होना चाहिए आप लोगों के पास, 9 to 5 जॉब तो है नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो सक्सेस स्टोरीज हमारे लिए बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इसी तरह मेहनत जारी रखेंगे, और अटेंडेंस जो है, क्लासेस जब तक नहीं लोगे तो आप बेहतर नहीं हो सकते। तो क्लासेस बेशक क्लासेस आपने ज़रूर लेनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एक ग्रेजुएट टेस्ट होगा उसमें भी आप बेहतर मार्क्स ले सको और उसको क्लियर कर सको। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, और कोई भी इशू होगा तो ज़रूरी नहीं कि मैं लाइव आऊँ तो आप अपने इशू रेज करो, आप हमें मैसेज कर सकते हो ताकि हम उसको टाइमली रिजॉल्व कर सकें। ठीक है जी केसर, थैंक यू सो मच। शजील जो हैं वो मेरे ख्याल में आफ्टर 3 आएंगे, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी कि आप जो है वो माशाल्लाह बैच बड़ा अच्छा चला रहे हो, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्निंग भी स्टार्ट कर दी हैं। और आप बस ये कोशिश करें कि सबकी जो प्रोफाइल लिंक्स जो है ना वो भांजे, क्योंकि जब तक ये प्रोफाइल लिंक्स नहीं बनेंगी तो वो ग्रेजुएट नंबर हमारा हिट करेगा। तो हमने तो, हमारी कोशिश होगी कि हम सबको ग्रेजुएट करें, और ग्रेजुएट करने के लिए फिर हमें हमारे लिए हमारा जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना होगा। तो वो यही है कि आप लोग जो है वो मतलब दिल से और बड़ी लगन से इसको ट्रेनिंग को लें, प्रोफाइल लिंक्स बनाएं, और अटेंडेंस जो है वो मेक श्योर करें, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। होप फॉर द बेस्ट, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप लोगों का भी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने सुना भी और टाइम भी अपना दिया, और आप ट्रेनिंग भी ले रहे हो। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज टू एवरीवन। चलें जी, हम दोबारा से स्टार्ट लेते हैं जी। हमने जो कुछ बनाया था उससे ऑनवर्ड हम स्टार्ट करते हैं। हम एक list.php के नाम से एक पेज बना चुके थे जिसमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट होके आ रही थी। अब हमारा टास्क ये था कि हम यहाँ से प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सकें। तो ये बटन ऑलरेडी हमारे पास लगे हुए हैं। कल हमने थोड़ा सा काम किया था, हम चाह रहे थे कि जब डिलीट के बटन पे हिट हो तो यूज़र को एक नए
पेज पे हम लेके जाएं और वहाँ पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस रिकॉर्ड पे हिट हुआ है। तो जिस रिकॉर्ड पे हिट किया गया है उस रिकॉर्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन साथ जाए। तो अभी हम ये कर नहीं पाए थे, अभी आज करते हैं, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा आइडिया उसका ले लिया था कि वो होगा कैसे। तो मैं आपके सामने इस डिलीट के बटन को हिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे यूआरएल बार के अंदर एक ही वैल्यू आ रही है, id इज इक्वल टू 1, delete.php id इज इक्वल टू 1। तो हमेशा id इज इक्वल टू 1 ही आती है। delete.php का पेज ओपन हो जाता है क्योंकि वो लिंक है और लिंक में मैंने वैल्यू पास कर दी है। इसी तरह मैं कोई और रिकॉर्ड हिट करता हूँ तो उधर भी यही वैल्यू आ जाती है, id इज इक्वल टू 1। अब मेरा काम ये है कि इस 1 की जगह id को डायनामिक कर दूं। जिस रिकॉर्ड को हिट किया जाए उस रिकॉर्ड की आईडी इस 1 की जगह आ जाए। तो हम उसी को अभी करते हैं कि वो देखते हैं कि ये सारा कुछ कैसे होगा। जरा 1 मिनट में देखते हैं। अभी जी किसी की क्यूरी आ रही है? चलें जी, क्यूरीज मेरे सामने अब आ नहीं रही, चलें हम बाद में क्यूरीज को आंसर करेंगे। तो कोड फाइल में चलते हैं, कोड फाइल में चल के हम इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने href के अंदर सिंपली ये वैल्यू पास की है, delete.php क्वेश्चन मार्क क्यूरी के लिए होता है। जब भी हम कस्टमाइज क्यूरी यूआरएल में पास करना चाहें, कोई भी कस्टमाइज क्यूरी यूआरएल में पास करना चाहें, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहें, सर्वर को से कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें उसको, तो उसके लिए हमारे पास ये एक वे है। हम यूआरएल में क्वेश्चन मार्क लगा के जो कुछ भी वैल्यू पास करना चाहें पास कर देते हैं। तो आईडी आइडेंटिफिकेशन से है, मैंने आईडी का नाम दिया। आप कोई भी और नाम ABCXYZ रख लें, तो मैंने आईडी उसको कह दिया। आप आईडी ना लिखें, इस तरह कुछ और नाम रख दें, कुछ ना लिखें, कुछ लिख दें, आपकी मर्जी है। मैंने उसको कह दिया id इज इक्वल टू 1। अब मैं 1 को यहाँ से उड़ा देता हूँ। मुझे पता है कि हर रिकॉर्ड के अंदर, ये वाले रिकॉर्ड के अंदर एक वाइल लूप चलती है, रिकॉर्ड में नेम आ जाता है, वैल्यू आ जाती है और कलर्स आ जाते हैं और जो कुछ भी है डेटाबेस में पड़ा हुआ वो सारा कुछ आ जाता है। और इसी तरह हमने डेटाबेस में देखा था कि वहाँ पे एक यूनिक आईडी भी पड़ी हुई है। 1 मिनट में वो डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो यूनिक आईडी है क्या। आपके पास भी होगी, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। मैंने कहा था ये प्राइमरी की हमारे इंटरनल पर्पसेस के लिए है, हम इसको खुद से यूज़ करेंगे किसी वक्त में, तो वक्त आ चुका है। ये देखें ID 1 2 3 ये आईडी चल रही हैं, हर एक ही यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो डुप्लीकेट नहीं है तो ये यूनिक आईडी है। तो अगर मैं इस 1 को यहाँ से उड़ा देता हूँ और रिकॉर्ड में से, इस रिकॉर्ड के वेरिएबल में से आईडी को निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ, तो हर एक की यूनिक आईडी इस आईडी के अगेंस्ट चली जाएगी। तो चलते हैं हम यहाँ पे करते हैं। 1 को मैंने उड़ा दिया और यहाँ पे रिकॉर्ड से वैल्यू को निकाल के लाना है, तो PHP करेंगे, PHP एंड करेंगे। बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाली लाइन को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। PHP का स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग मैंने कहाँ से कॉपी किया ये देखिएगा। HTML मैंने कॉपी किया है, ये मैंने उठा के 1 की जगह इसको ऐड कर दिया, 1 को डिलीट कर दिया और वहां जाके इसको पेस्ट कर दिया। और मैं चूंकि साइज नहीं ऐड करना चाहता, आईडी ऐड करना चाहता हूँ, तो साइज को इधर से उड़ा देता हूँ और लिख देता हूँ। मुझे मालूम है इंडेक्स का नाम आईडी ही है, तो इसलिए मैं बगैर देखे उसको ऐड कर दिया मैंने। चलते हैं जी, अब दोबारा जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे कि अब हर एक की यूनिक आईडी आ रही होगी वहां पे। अब देखिएगा जी, मैं दोबारा हिट करता हूँ इस रिकॉर्ड को, सॉरी, हमने एडिट का बटन हिट नहीं करना, हमने डिलीट के बटन को। तो ये देखिएगा डिलीट के बटन के साथ ये जिस रिकॉर्ड को मैंने हिट किया उसकी आईडी 14 है। मैं दोबारा बैक जाता हूँ और वहां जाके किसी और रिकॉर्ड को हिट करते हैं। ये एक आईडी है, जिसके रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 1 है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हर एक की यूनिक आईडी साथ में जा रही है। ये 13 रिकॉर्ड है, तो हर एक की यूनिक आईडी आ रही है। अब मुझे इस delete.php पे मालूम पड़ गया है कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। इस जिसको हिट किया जा रहा है उसकी आइडेंटिटी आ रही है। अब मुझे जाके जस्ट डेटाबेस से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है। तो चलते हैं, पहले जाके यूआरएल से हम देखते हैं कि ये जो यूआरएल में डेटा पड़ा हुआ है, जो हमें यूआरएल में ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, ये मुझे कैसे मिलेगा? कोड के थ्रू
कोड के जरिए से मैं इसको एक्सेस कर लूँ और एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लूँ, तो ये कैसे होगा जरा देखते हैं। यूआरएल में जितना भी डेटा आता है गेट की अरे में मुझे वो अवेलेबल होता है, तो मैं गेट की अरे के जरिए से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अभी delete.php ये मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे चलते हैं, इस डिलीट वाले पोर्शन को उड़ा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, एंडिंग टैग लगाते हैं और हम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं इको फ्री लगा दूं और साथ में मैं एक अरे आती है जिसका नाम है $_get एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, बिल्टन अरे है, केस सेंसिटिव है, तो आपको नज़र आएगा कि जो कुछ यूआरएल में है ये उठा के आपको डिस्प्ले कर देगी। जो भी क्यूरी पैरामीटर्स हैं, क्वेश्चन मार्क के आगे जो कुछ होगा ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। क्वेश्चन मार्क के बाद id = 8 है, तो देखें एक अरे मुझे मिली है, गेट की अरे है, और उसके अंदर मुझे यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी आएगा वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसको आईडी को यहाँ से निकाल सकता हूँ और मैं उसको अपने पास एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ताकि मुझे बाद में कहीं भी इसको यूज़ करने की ज़रूरत पेश आए तो मैं इजीली इसको कर सकूँ। तो $ID लिखते हैं और ये गेट की अरे से इसको निकाल लेते हैं। अरे से डेटा कैसे निकालना है आप जानते हैं, इंडेक्स आईडी है। तो पहले पोस्ट की अरे हमने देख ली, आज हमने गेट की अरे भी देख ली। गेट की अरे यूआरएल से डेटा को उठाती है। अगर गेट मैकेनिज्म से कुछ चीज़ें सबमिट की जा रही हो एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर उसके लिए गेट की अरे आती है, वो इस चीज़ों को प्रोसेस करती है। तो इस आईडी को मुझे डिलीट करना है डेटाबेस से। तो डेटाबेस के साथ जब कम्युनिकेशन करनी हो तो आपको मालूम है कि हम कैसे करते हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमें चाहिए होता है, डेटाबेस का कनेक्शन मिल जाए तो उसके बाद हम क्यूरी लिखते हैं और फिर आखिर में क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो 3 सिंपल स्टेप्स हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन, क्यूरी और क्यूरी की एग्जीक्यूशन। तो ये तीनों काम करते हैं। क्यूरी हमने लिख के रखी हुई है config.php में, ये config.php है, इसमें ये सारा की सारी क्यूरी लिखी हुई है और डेटाबेस का कनेक्शन बना हुआ है। तो config.php को यहाँ पे मैं अपने पास इनको इंक्लूड कर लेता हूँ, तो कनेक्शन मेरे पास आ जाएगा। रिक्वायर यहाँ पे config.php, ये इतना लिखने से मेरे पास कनेक्शन आ गया। कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश हो चुका है एक लाइन में लिखने से। और अब सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पे क्यूरी लिखूँ। तो क्यूरी भी सिंपल है, डिलीट टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम आ जाता है, और जो कुछ भी आप जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहिए, यहाँ पे मेरे सामने ये देखें डेटाबेस ओपन है। यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ, 15 रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखें मुझे क्यूरी लिख के दे दी उसने। ये मैंने क्यूरी को इधर से कॉपी कर लेता हूँ। एक तरीकाकार तो ये है कि मैं इधर से इसको कॉपी कर लूँ, सही जी। और एक तरीकाकार ये है कि हम क्यूरी को कैंसिल कर देते हैं, मुझे अभी डिलीट नहीं करना इसको। तो एक तरीकाकार ये है कि डिलीट की क्यूरी यहाँ से लिख लें। दोनों सूरतें सेम है। यहाँ पे आईडी आपको खुद पास करनी पड़ेगी और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से। अगर डिलीट करेंगे तो आईडी भी आपको साथ में ही मिल जाएगी। तो अब क्यूरी मुझे मिल चुकी है, मैं एसक्यूएल की एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्यूरी को उसमें स्टोर कर लेता हूँ। डबल कोट्स के अंदर आप लिखिएगा, कुछ स्टूडेंट इसमें सिंगल कोट में लिखा हुआ था, फिर उनको दुश्वारी पेश आ रही थी। ये मैंने क्यूरी लिख ली है, क्यूरी टेस्टेड है, क्यूरी में कोई इशू नहीं है, मैंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। लेकिन एक मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो हर दफ़ा रिकॉर्ड जो डिलीट होगा वो 15 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसकी 15 को डिलीट करके इसकी जगह मुझे आईडी लगानी है, ताकि हर दफ़ा डायनेमिक रिकॉर्ड डिलीट होता रहे। और मैं ऐसा करता हूँ, आईडी को इधर से कॉपी करते हैं, इस 15 को उड़ा देते हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ मैं डॉट ऑपरेटर लगाता हूँ, कंकैटिनेशन करता हूँ और आईडी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आईडी का वेरिएबल वो गेट से हम आईडी मिल जाएगी और इधर वो पास भी हो जाएगी। मैं इसको एक दफ़ा डिस्प्ले भी करवा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें ज़रा अच्छे से समझ में आ जाएं। ये तरीकाकार है, जब आप क्यूरी लिख लें तो उसको एक दफ़ा डिस्प्ले करवा दें। जब आप डिस्प्ले करवा देंगे तो फिर आप उसको डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ और अगर ये क्यूरी ठीक हुई तो कोई इशू नहीं आएगा, और अगर कोई इशू हुआ तो इसमें वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो बहरहाल आप इस तरीके से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। मैं भी डिलीट कर देता हूँ इसको। मुझसे ज़रा कंफर्मेशन मांग रहे हैं डेटाबेस के मैनेजमेंट से। तो ये क्यूरी में कोई एरर नहीं है, क्यूरी मेरी सक्सेसफुल है
तो इसलिए मैं यहाँ तक का जो कोड लिखा है इसमें कोई एरर नहीं है। अभी तक जो कोड मैंने लिख चुका हूँ ये 2 लाइनें, ये इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, और ये तो वैसे ही डिबगिंग के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये कॉन्फ़िग है, इसको अभी हम चेक करते हैं। ऑब्वियसली ये टेस्टेड कोड है, हम इसको 12 पहले यूज़ कर चुके हैं, तो अभी तक ये जो 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं ये टेस्टेड हैं। तो ये टेस्टिंग के लिए मैंने इको करवाया था। अब लास्ट स्टेप है कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार आपको मालूम है। मैं एक इफ कंडीशन लिखता हूँ ताकि बाद में मैं सक्सेस की सूरत में कोई डिसीजन मेकिंग भी कर सकूँ। MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से एक फंक्शन है, उसको 2 वेरिएबल्स 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, एक कनेक्शन चाहिए, और कनेक्शन कहाँ से अवेलेबल है, ये कॉन्फ़िग में ये कनेक्शन का वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, ये कौन का ये कौन का वेरिएबल कॉन्फ़िग से आ जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पास कर दिया। और दूसरा क्यूरी आ गई, तो वो मेरे पास ऊपर बनी हुई है लाइन नंबर 9 पे, तो दोनों काम हो गए हमारे पास। इसको 2 चीज़ें पास करनी थी। अब मैं चाहता हूँ कि जब सक्सेसफुली रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो यूज़र को हम कहीं पे रीडायरेक्ट भी करवा दें। तो यूज़र को रीडायरेक्ट करवाने के लिए हमारे पास पहले से एक कोड लिखा पड़ा है, हम वही उठाते हैं। हेडर का एक हेडर लोकेशन का एक फंक्शन होता है PHP का, हम उसको यूज़ करते हैं। वो कहाँ पे मिलेगा जी, शायद मेरे पास फॉर्म के अंदर मौजूद है वो, चले मैं ढूंढता हूँ कहीं फॉर्म में वो मिल जाएगा। फॉर्म प्रोडक्ट का फॉर्म, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का फॉर्म है सर, HTML वाले पेज में। एक मिनट देख लेते हैं। इन्वेंट्री में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे नहीं पोस्ट लिखा हुआ, वाली सॉरी नहीं जी, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी। इसको इधर से कॉपी किया, तो कोड को कॉपी पेस्ट करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टेस्टेड होता है। खुद से लिखेंगे कुछ ना कुछ इशू आएगा। और मैं चाहता हूँ कि जब रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो तब भी मैं list.php पे जाऊँ, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद मुझे वहीं जाना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, ताकि यूज़र देख भी ले कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इसलिए मैंने जब सक्सेसफुल डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये उसको वहाँ पे ले जाएगा, और अदरवाइज यहीं इसी पेज पे रह जाएंगे। और इसी पेज पे रह जाएंगे तो देखेंगे क्या इशू है, फिर उस इशू पर करने की कोशिश करेंगे। हम वापस चलते हैं और पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, और अब किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ये 13 रिकॉर्ड है, एम्प्टी रिकॉर्ड है, कोई भी इसमें चीज़ नहीं है, तो हम इसको डिलीट करने की तो हम इसको डिलीट करते हैं। अभी ये स्क्रीन को मैं जूम इन कर देता हूँ। किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि जूम इन कर दें, जी कर देते हैं। अभी ये तो इससे ज़्यादा जूम तो मुझे भी फिर दुश्वारी होगी, इससे ज़्यादा जूम मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। कोड के फाइल को देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब मैं 13 रिकॉर्ड को डिलीट करने 13 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चलते हैं जी, और डिलीट हो गया, नज़र भी नहीं आया कि कितनी जल्दी हो गया। मैं शायद विद इन ए सेकेंड delete.php पे गया, delete.php पे जाके रिकॉर्ड डिलीट हुआ, और दोबारा मैं इस पेज पे दोबारा आ चुका हूँ। अब मैं 12 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, तो वो भी आप देखेंगे कितनी जल्दी हो रहा है। इवन कि मुझे नज़र भी नहीं आता कि मैं डिलीट पे गया भी हूँ कि नहीं गया। ये देखिएगा जी, वो भी डिलीट हो चुका है। तो जो जो रिकॉर्ड्स मुझे डिलीट करने हैं वो सारे के सारे मैं डिलीट करता चला जा रहा हूँ, और ये डिलीट मेरा वर्क करना शुरू कर दिया उसने। और मेरे पास सिर्फ 9 रिकॉर्ड्स रह गए हैं, बाकी सारे डिलीट हो चुके हैं। डेटाबेस में जाके मैं ज़रा कंफर्म करता हूँ कि बाकी सारे रिकॉर्ड डिलीट हुए भी हैं कि नहीं। ऑब्वियसली डिलीट हो चुके हैं, अगर डिलीट ना होते तो मुझे यहाँ पे दिखते। देखें जितने भी एम्प्टी रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे यहाँ से भी डिलीट हो चुके हैं। डिलीट हमारा वर्क करना शुरू कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को यहाँ पे कोई मैसेज भी दिखाऊँ। जब कोई रिकॉर्ड डिलीट हो तो कोई मैसेज भी यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे इसको दिखाएंगे? बहुत सिंपल है, यहाँ से यूज़र को कोई URL में मैसेज भी साथ ले आए। यहाँ से डिलीट होगा तो ये देखें, ये delete.php है। अब बाकी कोड को जो हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ उसको डिलीट कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलें आप लोगों के लिए रहने देता हूँ, बाद में आपको देखना आपने कॉपी करना होगा तो मैं अलबत्ता कोड को ज़रा स्पेसिस को उड़ा देता हूँ। ये मेरे ख्याल इससे ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं है। चलें थोड़ा सा मैंने मज़ीद कर दिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम list.php पे जाएं तो मैं वहाँ पे कोई मैसेज भी दिखा पाऊँ। तो मैसेज जो भी दिखाना है यहाँ पे क्यूरी सेशन इधर list.php के आगे जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं लिखें। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क डालता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज रिकॉर्ड
अगर मैं ये करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, कुछ 1 2 3 लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, कुछ मैंने एक वो करना है, कुछ डिलीट करने के लिए कुछ हिंट देना है, डिलीट सक्सेस, यूँ भी कर सकता हूँ। डी मैंने लिखा उसकी जगह और आगे उसको वैल्यू पास कर दी सक्सेस की, तो इट मीन्स कि ये वेरिएबल डिलीट हुआ है, डेटा डिलीट हुआ है और वैल्यू सक्सेस की आई है वहाँ पे। तो चलते हैं अब हम जाके list.php पे, वहाँ पे जाके कुछ, सॉरी list.php किधर गया, लिस्ट, ये list.php पे आ गए हम लोग। और यहाँ पे अब मुझे एक मैसेज शो कराना है। मैसेज कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर कहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐड बटन से ऊपर या ऐड न्यू बटन से नीचे कहीं पे उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैसेज लिख देता हूँ, ये टेबल हेडर है, ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से टेबल से ऊपर में कंटेनर के साथ कहीं लगा देते हैं, या कंटेनर से भी ऊपर हम लिख देते हैं, कंटेनर के साथ ही कहीं लगाते हैं। H3 लिखते हैं और उसके अंदर PHP का कोड ऐड कर देते हैं, और वहाँ पे जाके मैं छोटा सा चेक लगाता हूँ, इफ गेट $_ गेट गेट में डी एग्जिस्ट करता है, और सॉरी यहाँ पे डी एग्जिस्ट करता है, डिलीट मौजूद है और उसका सक्सेस है, उसमें वो इक्वल टू सक्सेस है। तो एक मैसेज शो कराना चाहिए मुझे, और वो मैसेज क्या हो सकता है, यहाँ पे इको करवा देते हैं कुछ, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ये एक मैसेज छोटा सा मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा कि जब गेट में ये मौजूद होगा। मैं ज़रा ये भी चेक कर लेता हूँ, इफ़ गेट एग्जिस्ट, इफ़ गेट सेट, यहाँ पे इसको ये भी चेक किया जा सकता है। मैं मल्टीपल क्यूरीज लगा सकता हूँ, इज सेट, किसी वेरिएबल को मैं चेक करता हूँ कि वो सेट भी है कि नहीं, मतलब वो मौजूद एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं है। तो मैं मल्टीपल क्यूरीज यहाँ पे ऐड कर दी और साथ में उसके एंड ऑपरेटर यूज कर लिया। एंड ऑपरेटर क्या होता है आप जानते हैं, लॉजिकल एंड है। तो लॉजिकल एंड मैंने कर लिया, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैं इसको थोड़ी देर में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक दफ़ा कुछ आइडिया थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। मैंने ज़रा थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स किया है। आप कोशिश कीजिए कि इसको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएंगे ये एक एक्स्ट्रा सी चीज़ से मैंने साथ में ही बता दी, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों का आइडिया हो जाए। चलें, जब हम एक और रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये डेल के बटन को दोबारा हिट कर, डेल के बटन को दोबारा हिट करते हैं। यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश हो चुका है। और यहाँ पे ये इस 6 रिकॉर्ड को डिलीट करने की मैं कोशिश करता हूँ। चलते हैं जी, ये देखिएगा जी, ऊपर देखें डिलीट का मैसेज आ चुका है। ये देखिएगा ऊपर यूआरएल में भी आ रहा था, यूआरएल से मैंने सक्सेस चेक किया, अगर सक्सेस मौजूद है तो यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज आ चुका है। और इसी तरह जब रिकॉर्ड ऐड किया जाए तो तब भी यहाँ पे मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक छोटा सा हिंट था जो मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि अब हम रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं। डिलीट हो चुका है, मैसेज भी छोटा सा मैंने आपको डिस्प्ले करवा के दिखा दिया, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रिकी नहीं है। अब हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ से रिकॉर्ड को एडिट करवाएं। यूज़र चाहता है कि ये हाफ शर्ट सही नहीं लिखा हुआ, ब्लू कलर इसका नहीं होना चाहिए, कोई और कलर था, गलती से एंटर हो चुका है, अब वो इसको एडिट करना चाहता है, तो एडिट कैसे होगा? तो इस बटन को हमने इसीलिए लगाया कि यहाँ पे रिकॉर्ड को एडिट करने की फैसिलिटी भी आ सके। यहाँ से तो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, यहाँ से एडिट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चलें जी, अब हम एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए थोड़ा सा ज़रा समझिएगा
टास्क को कि हमारा टास्क क्या होगा, कैसे हम, क्या हायरार्की होगी। जब हम एडिट करवाना चाहते हैं, जब हम एडिट करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यूज़र को ये सारे के सारे रिकॉर्ड वहाँ पे एक फॉर्म के अंदर हम दिखा पाएँ, फॉर्म में यूज़र को रिकॉर्ड मिलें, रिकॉर्ड जिस जिस रिकॉर्ड को वो एडिट करना चाहता है उसको वहाँ से वो डिलीट करे, नई वैल्यूज़ एंटर करे और उसके बाद सबमिट के बटन पे हिट कर दे। जब वो सबमिट के बटन पे हिट करेगा तो डेटाबेस में उसको अपडेट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस ज़रा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है। तो इस सारे प्रोसेस को पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद ये देखिएगा। जैसे हम डेटाबेस में चलते हैं, ये डेटाबेस का एडमिन पैनल है, जो हायरार्की यहाँ पे है वही वहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को एडिट करना चाहता हूँ, तो ऐसे एडिट के बटन पे हिट करते हैं तो ये देखिएगा ये रिकॉर्ड वहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और इसी तरह गो के बटन पे हिट करते हैं तो वो रिकॉर्ड एडिट हो जाता है। तो सेम हमारे पास फॉर्म में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अब हमें, जब मैं इस बटन पे हिट करूंगा तो ये रिकॉर्ड साथ जाना चाहिए डेटाबेस में, ये वैल्यूज सारी आनी चाहिए, एक फॉर्म हमारे पास खुल जाना चाहिए, उस फॉर्म में ये वैल्यूज आनी चाहिए, और फिर उसके बाद सबमिट के बटन पे हिट होना चाहिए और डेटाबेस में जाके अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कदरे ट्रिकी है। तो अब हम ज़रा चलते हैं, एडिट के नाम से एक फॉर्म बनाते हैं, वहाँ पे जाके डेटाबेस की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें फॉर्म चाहिए होगा, तो चलते हैं एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम एडिट रखते हैं। नई फाइल मैंने बना ली, इसका नाम मैंने रखा edit.php। edit.php, इधर मुझे सबसे पहले फॉर्म दिखाना है। फॉर्म लिख लेते हैं, यहाँ से फॉर्म कहाँ से मिलेगा, मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर मुझे ऑलरेडी फॉर्म मौजूद है, उसी फॉर्म को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये फॉर्म मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, इसी फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, उठाता हूँ, कंट्रोल ऑल करता हूँ और इसी को उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ। वही फॉर्म जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं उसी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये फॉर्म मेरे पास बन चुका है। अब फॉर्म को मैं ज़रा 1 मिनट में लिंक करता हूँ अपनी इस फाइल के साथ। तो मैं list.php पे चलता हूँ। list.php पे जैसे ये एडिट का बटन है, तो एडिट के बटन का ये href लगा हुआ है, इस href को मैं यहाँ पे हैशटैग को उड़ाता हूँ और यहाँ पे वही काम करते हैं जो यहाँ पे नीचे डिलीट वाले काम एरिया में किया था। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एडिट के बटन को हिट किया जाए तो यूज़र चला जाए edit.php पे। तो मैंने edit.php का एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। अब लिंक पे हिट होगा तो edit.php पे यूज़र चला जाएगा। मैं चलता हूँ अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं, सॉरी, एडिट के बटन को हिट करते हैं। ये देखिएगा एडिट के बटन को जैसे ही हिट किया तो फॉर्म मेरे पास खुल गया। एक नया फॉर्म है जो मैंने edit.php पे भी लगाया हुआ है। मैं चाहूँ तो सेम फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, उसी पेज को दोबारा ओपन करके वहीं पे सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रा चीज़ों को ट्रिकी नहीं करना चाहता, कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, सिंपल रखना चाहता हूँ आपके लिए, इसलिए मैंने नया पेज बना लिया और उसमें नया फॉर्म ऐड कर लिया। अब मुझे चाहिए कि किस रिकॉर्ड को एंटर करना चाह रहा हूँ। अभी तो ये एम्प्टी फॉर्म है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि किस फॉर्म को मैंने, किस रिकॉर्ड को एडिट करना है। इसको एडिट करना है, इसको करना है, इसको करना है, ऊपर जितने भी रिकॉर्ड हैं इनमें से कौन सा रिकॉर्ड एडिट किया जा रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे हमने डिलीट में यहाँ से एडिट के बटन को हिट करते ही हमने जैसे डिलीट के बटन को हिट करते ही हम एक रेफरेंस भी यहाँ से क्रिएट करते हैं कि यहाँ से यूनिक आइडेंटिटी यहाँ से चली जाती है उस रिकॉर्ड की जिसको हिट किया जा रहा है। तो इसी तरह एडिट के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि जब किसी रिकॉर्ड को एडिट किया जाए उसके साथ उसकी यूनिक आइडेंटिटी चली जाए, जिससे हमें अंदाजा हो कि किस रिकॉर्ड को यूजर एडिट करना चाहता है। ये ना हो हम इस रिकॉर्ड को एडिट करना, यूजर इसको एडिट करना चाहता हो, हम इसको एडिट कर दें, तो गड़बड़ी ना हो जाए कुछ। तो उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि जो काम हमने delete.php के रेफरेंस के साथ किया था, ये वाला एरिया जो यहाँ पे किया है सेम यहाँ पे वही कर लें। तो यहीं से इस सारे के कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं। ज़रा कॉपी पेस्ट करते हुए ज़रा केयरफुली कीजिएगा। स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करना भी नहीं जानते, चीटिंग करनी भी नहीं उनको आती, तो ज़रा चीटिंग करना सीख लें। अगर आप गड़बड़ करना चाहते हैं तो गड़बड़ सीखनी चाहिए आपको। ट्रेनिंग गड़बड़ करने की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ करने से आप अगर आप चीट करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा भी मिलने के चांसेस हैं।
तो इसलिए केयरफुली, तो मैंने जितने एरिया को कॉपी किया उतने को पेस्ट करें। अगर आप साथ में ये सिंगल कोड या डबल कोड्स ऐड कर देंगे ये वाला, तो आपका ये सारी की सारी वो जो है ना आपकी HTML और आपका डिज़ाइन और कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो अब एडिट पे हम चले जाएंगे और एडिट के साथ उसकी यूनिक आइडेंटिटी भी जाएगी। देखते हैं दोबारा कैसे जा रही है कि नहीं जा रही। पेज को रिफ्रेश करते हैं और मेरे इस एरिया को URL वाले एरिया को ज़रा देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। एडिट वाले पेज पे चलते हैं और ये देखिएगा, एडिट वाले पेज पे जाते हैं तो edit.php के URL बार में ज़रा ऊपर देखिएगा, आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है कि ID इज इक्वल टू 14। तो ये ID भी साथ में आ रही है। मैं किसी और को हिट करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो वो भी ऐसे ही है। अब ID 12 आ रही है, तो मतलब जिस रिकॉर्ड को हम एडिट करना चाह रहे हैं उसकी यूनिक आइडेंटिटी भी हमारे साथ मिल रही है। अब यूनिक आइडेंटिटी को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसा कि हमने डिलीट में किया था। तो वो सिंपली काम हम delete.php से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। चलें जी, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। इसके साथ मुझे ना डेटाबेस का कनेक्शन भी चाहिए, तो मैं दोनों चीज़ों को इकट्ठे ही कॉपी कर लेता हूँ। कनेक्शन भी उठा लेता हूँ क्योंकि कनेक्शन भी मुझे इस फाइल में चाहिए होगा edit.php में। तो मैंने कनेक्शन को भी साथ में कॉपी कर लिया। ये ऊपर जहाँ पे HTML लिखी हुई है, मैं पेज को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ edit.php वाले एरिया में, और यहाँ पे PHP को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे PHP को एंड करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे नीचे HTML आ रही है। तो अगर मैं PHP को एंड नहीं करूँगा तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने PHP को इमीडिएटली एंड कर दिया। और यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो इको के टैग्स हैं ये उड़ा देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें कनेक्शन मिल गया डेटाबेस का, हमें ये भी पता चल गया कि हम किस रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं। तो अब हम एडिट के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये फॉर्म खुला हुआ है। हम इस फॉर्म में अब यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे एडिट करवाना चाहते हैं। जो जो वैल्यूज़ एडिट करवाना चाहते हैं उनकी इनपुट फील्ड बनाएंगे, वो वैल्यू उस इनपुट फील्ड में ऐड कर देंगे और उसके साथ फिर हम यूज़र को कहेंगे कि भैया आप फॉर्म आपके सामने खुला है, आप इसको एडिट करो और नीचे सबमिट के बटन को हिट करो, आपकी मर्जी है। तो अब हम यही करते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ ID मौजूद है यहाँ पे, बाकी तो नहीं मालूम कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है। तो ये कैसे हम हासिल करेंगे? हमारे पास तो पीछे से हमने ID ली है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी ली है, बाकी और चीज़ें तो हम लेके नहीं आए साथ। तो हमारे पास अब दो तरीकाकार हैं। हम चाहें तो जहाँ से ID हमने उठाई है, यहाँ से यूज़र की ID हमने उठाई है और रिकॉर्ड की ID उठाई है, यहीं से हम प्रोडक्ट और ब्लू और ये सारी चीज़ें भी उठा लें, बाकी रिकॉर्ड की डिटेल्स भी उठा लें। तो एक तरीकाकार यही है। हम यहाँ पे जाएंगे इस सूरत में list.php पे और इस वाले एरिया को एडिट करेंगे, मजीद href वाले एरिया को। ये href है, मजीद इसको एडिट करते चले जाएंगे। और यहाँ पे जैसे हमने ID पास की है ना, वैसे प्रोडक्ट का नेम भी ये पास कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट का साइज, कलर और जो कुछ भी ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर लगाते जाएंगे और जितनी भी चीज़ें आप डालना चाहें डालते चले जाएं और वो सारी की सारी चीज़ें URL में अवेलेबल होंगी और URL से लेके हम इनको एडिट कर सकते हैं। तो एक तरीकाकार तो यही है, ये भी किया जा सकता है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एडिट के पेज पे ID तो मौजूद है, ID मौजूद है तो मैं डेटाबेस से फेच कर लेता हूँ, उनको दोबारा एक क्यूरी डेटाबेस पे लगाता हूँ और इसकी सारी की सारी रिकॉर्ड की डिटेल्स मैं डेटाबेस से फेच कर लेता हूँ। तो चलें हम रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच कर लेते हैं। इस तरह हमें एक और क्यूरी सीखने का मौका मिल जाएगा। SQL लिखते हैं, आप क्यूरी खुद लिखिए, डेटा उधर से कॉपी कीजिएगा, मैं खुद ही लिख लेता हूँ। select static from products where ID is equal to ID मैंने क्योंकि जेनेरिक रखनी है, आप ये क्यूरी उधर से उठा के लाइएगा। तो ID मैंने डायनामिक रखनी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ये वाली ID यहाँ पे पास कर दी। अपने सिंगल डबल कोट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी और डॉट ऑपरेटर लगाया और ID डायनामिक हो गई। मेरी क्यूरी मैंने लिख ली है, इसको आप करवा लीजिएगा इको। मेरी क्यूरी ये टेस्टेड है इसलिए मैं मजीद इसको नहीं देखता। कनेक्शन मेरे पास है, मैं इसको ना अब डेटाबेस में रिकॉर्ड आ चुका है, सॉरी क्यूरी है, अब मैं डेटाबेस पे इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ।
तो रिजल्ट्स का वेरिएबल आता है। ये सारी के सारा मैं कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये list.php में ये सारा का सारा कोड मेरे पास लिखा हुआ है। तो चाहूँ तो ये 2 लाइनें मैं यहाँ से को भी कॉपी कर लूँ, तो चाहे तो मैं खुद भी लिख लूँ। चले मैं लिख लेता हूँ ज़रा, आपको भी ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। दोबारा से रिजल्ट्स का वेरिएबल बनेगा, क्योंकि अब ये क्यूरी सिलेक्ट की क्यूरी डेटाबेस से कुछ रिट्रीव करके देती है, तो इसलिए हमें अब रिजल्ट्स भी चाहिए। पहली सूरत में तो हम डेटाबेस को जस्ट इंस्ट्रक्शन पास कर रहे थे कि ये काम कर दो, वो कर देता है। अब ये करके हमें कुछ रिजल्ट्स भी वापस ला के दो, तो वो रिजल्ट्स वापस ला के देगा, तो हमें उनको वेरिएबल में लेना भी है। तो हमने रिजल्ट्स का एक वेरिएबल बनाया और उसमें ये डाल दिया। MySQL क्यूरी जो है 2 वेरिएबल लेती है, एक हमने कनेक्शन दे दिया उसको, एक SQL दे दिया। कनेक्शन आपको मालूम है config.php में पड़ा हुआ है, वहाँ से हमने उठा लिया। और सेकंड टास्क ये है कि अब चूंकि हमें एक ही रिकॉर्ड फेच करना है डेटाबेस से, वेयर की क्लॉज आ गई है। वेयर की क्लॉज हमेशा एक ही रिकॉर्ड फेच करके लाएगी, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन सर दस हम जो मेथड यूज कर रहे हैं कि हम एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि डेटाबेस में हर एक की यूनिक आइडेंटिटी है। तो जब हम यूनिक आइडेंटिटी से किसी को कॉल करेंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आ सकते, एक ही आएगा। तो एक ही रिकॉर्ड फेच करना है, अब इसलिए हमें व्हाइल लूप की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। पहले हमने उसको रिकॉर्ड का नाम दिया था, अब रो का नाम भी दे सकते हैं। रो और रिकॉर्ड एक ही चीज़ है, जो भी आप नाम रखना चाहें आप रख लें। MySQLi _fetch _ ऑब्जेक्ट भी होता है, हम चले अरे यूज कर लेते हैं। अभी एक और फंक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको ट्रीट करते हैं। रिजल्ट्स इसको पास करते हैं और ये हमें एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, और इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आपके लिए, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि ये वाकई जो हम करना चाह रहे थे वो हो भी गया है। रो को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अभी तक ये 3 लाइनें जो मैंने लिखी हैं, ये 4 लाइनें जो लिखी हैं, इनमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो मुझे अभी पता चल जाए, ताकि उस एरर को हम रिजॉल्व भी कर सकें। चलते हैं जी, इस रिकॉर्ड को एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा वही रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच होके आ चुका है, कि वो सारा का सारा यहाँ पे लिस्टेड है और उसकी डिटेल्स भी हैं। अब मैं इसको प्री नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सारा कुछ कर रहा हूँ वो ठीक ही है। चलें कर देते हैं, आपको भी ज़रा सहूलत रहे समझने में। देखिएगा वही रिकॉर्ड आईडी के ज़रिए से हमने डेटाबेस से उसको फेच कर लिया। रिकॉर्ड 6 है और उसका नाम है और सारा कुछ मौजूद है। ये नीचे फॉर्म है। अब मुझे काम ये करना है कि ये फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर मुझे वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ये नेम यहाँ से निकालना है, ये नेम है, ये उठा के यहाँ पे डाल देना है। सही जी। इसी तरह साइज उस अरे से निकाल के यहाँ पे डाल देना है और कलर उठा के यहाँ पे डाल देना है। सिंपल है। चलते हैं ये काम करते हैं। अब रो में ये सारा कुछ मुझे मालूम है। अब मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं, पहले नेम वाले एरिया में चलते हैं। यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है, इस प्लेस होल्डर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। से ये रिक्वायर्ड का वेरिएबल है, चलें खैर इसको रहने देते हैं, कोई ऐसे एम्प्टी ना डाल दे इसको। ये प्लेस होल्डर मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, प्लेस होल्डर की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये आगे भी प्लेस होल्डर है, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। हर एक के साथ से प्लेस होल्डर मैंने उड़ा दिया, क्योंकि अब इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं तो प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है। तो प्लेस होल्डर डिलीट कर दिए गए। अब यहाँ पे मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि जिसके ज़रिए से वैल्यूज़ वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। मैं पेज को ज़रा रिफ्रेश करता हूँ आपके लिए, तो ये देखिएगा प्लेस होल्डर वहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, प्लेस होल्डर दिख नहीं रहा। फॉर्म का मैंने डेटा भी डिलीट कर दिया, इसलिए ऊपर से वो भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे एक इनपुट फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम वैल्यू कहते हैं। आप इसके अंदर ऐड कर लें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे वैल्यू के ज़रिए से हम चीज़ों को ऐड करेंगे। देखिएगा वैल्यू में मैं जो कुछ भी लिखूंगा, मैंने अभी ऐसे एक वैल्यू डिफॉल्ट सी डाल दी प्रोडक्ट नेम में। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो जो वैल्यू के वेरिएबल में मैंने जो एट्रीब्यूट में ऐड किया तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी जो कुछ लिखूंगा वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसी तरह प्रोडक्ट के कलर में भी एक वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ वैल्यू का, तो ये देखिएगा जो कुछ भी वहाँ पे होगा वो वहाँ पे दिखेगा इनपुट फील्ड में। ठीक जी। और जब मैं इसको होवर करूँगा ये, तो इसको डिलीट करके कुछ भी इसकी जगह और लिखा जा सकता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो गलत सी वैल्यू लिखी है, इसकी जगह मैं सही सी वैल्यू लिख देता हूँ। मेरे पास वेरिएबल, इस वैल्यू रो के वेरिएबल के अंदर सही वैल्यू मौजूद है। रो के वेरिएबल को कॉपी करते हैं
और यहाँ से नेम उठा के इस रो के वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट का नेम मौजूद है, वो मैं यहाँ पे वैल्यू में डाल देता हूँ। चलते हैं जी, ये वैल्यू प्रोडक्ट नेम ऊपर आ रही है, ये देखें प्रोडक्ट नेम है, और उसकी इनपुट फील्ड में मैं जाके इसको ऐड कर देता हूँ। PHP का स्टार्टिंग टैग लिखा है, एंडिंग टैग लिखा है, बीच में इको करवाया, और उसके साथ मैंने रो को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे रो का वेरिएबल है और रो अरे है, ये सॉरी ये अरे है, अरे के अंदर नेम है, प्रोडक्ट का नेम। इसी तरह होगा, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि ये इतना काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये सही है तो देखें जो भी प्रोडक्ट का नाम था वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ से उठाता हूँ, पूरे के पूरे को कॉपी करता हूँ और आगे चले चलते हैं। बाकी जगहों पे भी इसको एज इट इज पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी, और एक दफ़ा यहाँ पे भी, और यहाँ पे नेम की जगह मैं साइज डाल देता हूँ, और यहाँ पे नीचे नेम की जगह कलर आ जाएगा, COLOR। यहाँ पे चूंकि मुझे नाम याद है कि डेटाबेस में मेरे कॉलम्स के नाम क्या हैं, किस नाम से वो आ रहे हैं, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे साइज है, कलर है, इसलिए मैं ब्लाइंडली उसको डालता जा रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा ना कीजिएगा, देख के ऐड कीजिएगा। इसलिए मैंने उसको ऊपर प्रिंट आर भी किया था आपके लिए, आपकी ईज के लिए, ताकि आपको नजर आ जाए कि डेटाबेस से क्या फैच हो रहा है और उसको आगे कैसे डील करना है। तो अब जरा हम चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिएगा जो वैल्यूज उधर से मैं लेके आया वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। चलते हैं दोबारा सक्सेस इस पेज पे, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ पे डिलीट है, और सॉरी एडिट है, तो देखें जिसको मैंने एडिट कर रहा हूँ उसी की वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे। दोबारा बैक जाते हैं और ये फर्स्ट वाले को एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें साइज और कलर कुछ दिया नहीं हुआ, इसलिए वही आ रहा है। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं वही वहाँ पे फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं। अब हम सिंपली जिसको एडिट करना चाहें कर सकते हैं। अब जरा चलते हैं दोबारा, अब हम स्ट्रेटेजी मजीद बनाते हैं कि अब हम आगे क्या करना है। हमारा ये एडिट का फॉर्म है, पहले थोड़ा सा हम वो भी कर लेते हैं, हाउसकीपिंग भी कर लेते हैं कि यहाँ पे दिखना भी चाहिए कि ये फॉर्म को एडिट किया जा रहा है। तो PHP फॉर्म है, ये टाइटल में आ रहा है, हम इसकी जगह लिख देते हैं टाइटल में एडिट प्रोडक्ट। टाइटल में ये दिखना चाहिए। अच्छा जी, नीचे क्या है, नीचे भी हम कुछ दिखाना चाह रहे थे, ये फॉर्म खाली आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं एडिट प्रोडक्ट, और नीचे फॉर्म का बटन है, बटन में हम सबमिट नहीं अब दिखाते, सबमिट की जगह कहते हैं अपडेट प्रोडक्ट, ताकि प्रॉपरली चीज़ें नज़र आए वहाँ पे। चलते हैं दोबारा, ये देखिएगा आप यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट आ रहा है, टाइटल भी चेंज कर दिया, यहाँ पे भी हमने कह दिया कि अपडेट प्रोडक्ट। जी ये एक साहिब हैं, बार बार वीडियो ऑन कर रहे हैं। मैं आपको अब लास्ट वार्निंग है, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा और आपकी एक अटेंडेंस भी शॉर्ट करवा दूंगा। अगर आप सही तरीके से तमीज़ से आप नहीं बैठना चाहते तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो कम से कम महज़ब तरीके से वीडियोज़ को ऑन करें और सही तरीके से आप बैठें, क्लास की तरह आप दिखें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है आप वीडियो ऑन करें। जी तो ठीक है जी, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि जैसे ही यूज़र इस अपडेट के बटन पे हिट करे तो जो कुछ भी उसने चेंजेस किए हैं ये सारी की सारी जाके डेटाबेस पे इफेक्ट कर दें, इफेक्ट चेंज हो जाए डेटाबेस में जाके, इनको चेंज भी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, तो ऑब्वियसली एक फॉर्म है, फॉर्म को सबमिट किया जाता है, फॉर्म डेटा लेके कहीं जाता है, वहाँ से फिर डेटा को रिट्रीव किया जाता है, डेटा को रिट्रीव करके फिर डेटाबेस के ऊपर एक और क्यूरी एग्जीक्यूट की जाती है। तो सेम प्रोसीजर हम दोबारा फॉलो करेंगे। अब हम डेटाबेस के इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वैल्यूज़ कहीं जाएंगी। तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कि जब ये सबमिट के बटन यहाँ पे फॉर्म हिट किया जाए तो ये एक्शन जो है ना, एक्शन में मैं कुछ लिख दूँ, किसी और फाइल का नाम लिख दूँ, एडिट के नाम से एक और फाइल बना लूँ और उसमें डेटा सबमिट करवाऊँ। तो आप भी तक ऐसे ही करते चले जा रहे हैं, हर चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं। अब ज़रा थोड़ा सा मैं चीज़ों को कम्प्लेक्स करता हूँ ताकि आपको कम्प्लेक्स सिनेरियोज भी समझ में आना शुरू हो जाएं। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इस एक्शन वाले एट्रीब्यूट को ना एम्प्टी छोड़ देता हूँ। जब हम एक्शन में कुछ नहीं लिखते तो डाकिए को खत देते हैं और डेस्टिनेशन नहीं लिखते,
तो डाकिया उठा के ख़त हमारे घर दोबारा पोस्ट कर देता है और कहता है जी कुछ पैसे भी आप ज़्यादा दो, मुझे एक चक्कर आपने डलवाया है। वो हमें पैसे भी चार्ज करता है और ख़त भी हमारे घर ही वापस पहुंचा जाता है अगर उसको डेस्टिनेशन ना दी जाए। तो फॉर्म भी सेम काम यही करेगा। हमने इसको एक्शन नहीं दिया, कहाँ लेके जाना है डेटा, तो वो इसी फाइल के ऊपर डेटा को दोबारा पोस्ट कर देगा, डेटा सारा का सारा इसी फॉर्म पे दोबारा डाल देगा। तो हाँ ये है कि हमें चार्जेस नहीं मांगेगा, अलबत्ता डेटा इधर ही फेंक देगा। तो अब हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि फॉर्म डेटा फेंकता भी है कि नहीं फेंकता। तो चलते हैं, फॉर्म को चूंकि हमने पोस्ट का हुआ है तो डेटा हमें पोस्ट में मिलेगा। ये देखें मेथड जो है फॉर्म का पोस्ट है, तो डेटा हमें पोस्ट में मिलेगा। डेटा हमें पोस्ट में मिलेगा तो चेक करते हैं पोस्ट में डेटा है कि नहीं। यहाँ पे एक प्रिंट आर लगाते हैं, बल्कि प्रिंट आर हमारे पास पहले से मौजूद है तो उसमें हम पोस्ट डाल देते हैं। यहाँ पे अब रो की जगह हम पोस्ट को जरा प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं पोस्ट में डेटा हमारे पास आता है कि नहीं आता। अब चीज़ें कम्प्लेक्स होने जा रही हैं। अब आपको अंदाजा होगा ये कोड अलग से चल रहा है और यहाँ पे पोस्ट होने की सूरत में डेटा ये दोबारा कोड एग्जीक्यूट होगा। और कैसे होगा, इसमें कुछ एरर्स आएंगे, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा आस्ता आस्ता कि ये सारा कुछ कैसे होगा। अब देखते हैं जरा पेज। ये देखेंगे, पहली बात तो ये है कि हमारा फॉर्म डिस्टर्ब हो चुका है। डिस्टर्ब कैसे हो चुका है, ये अरे आ रही है पोस्ट की, वो एम्प्टी आ रही है, और नीचे देखें वो फॉर्म भी दिख रहा है लेकिन वो डिस्टर्ब है, कुछ थोड़ा सा उसमें इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दिख रहा है। ये देखें यहाँ पे वो इनपुट फील्ड है, ये नीचे इनपुट फील्ड है। ये क्यों है, इस वजह से कि यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मैं ये करता हूँ कि ये ना उठा के नीचे ले जाता हूँ, ये वाले को नीचे वाले पोर्शन में ले जाते हैं इसको, ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, आपको ज़रा अच्छे से नजर आए। तो एंड फाइल के एंड पे जाके मैंने दोबारा PHP स्टार्ट कर दी। अब मुझे नीचे HTML नहीं लिखनी, तो इसलिए मैं HTML को एंड भी नहीं करता। अब चलेंगे, दोबारा मैंने किया तो अब देखें नीचे आपको एक एम्प्टी अरे नजर आ रही है। एम्प्टी अरे नजर आ रही है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। मैं इस फॉर्म को अपडेट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, दोबारा मैं हिट करता हूँ। ये देखिएगा नीचे अरे देखें, आपको अब वैल्यूज नजर आ रही हैं इस अरे में। इस अरे में अब वैल्यूज नजर आ रही हैं। जब मैं फॉर्म को पोस्ट करता हूँ तो वैल्यूज नजर आती हैं, जब मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ तो नहीं नजर आएंगी। मैंने फॉर्म को रिफ्रेश किया, ये एम्प्टी अरे खाली है, और जब मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे अरे में वैल्यूज आ जाती हैं। क्योंकि एक सूरत, ये पेज जो है ना, इस पेज को आपने समझना है, ये पेज 2 दफा एग्जीक्यूट होता है, 2 दफा ये पेज एग्जीक्यूट होता है। एक दफा इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, एक दफा इसको list.php एग्जीक्यूट करती है। चलें जरा बैक पे, ये वाली फाइल जो है edit.php को एक दफा एग्जीक्यूट करती है। जरा चलें, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जरा एडिट के पेज पे हिट करता हूँ। ये देखें, एडिट के बटन पे हिट किया तो एक दफा इसने edit.php ने इस पेज को हिट किया है, दूसरी दफा इसी पेज को हिट किया जाएगा, लेकिन हिट करने वाला ये बटन होगा, ये दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेगा। मैं देखें इस सूरत में जब edit.php ने पेज को हिट किया तो पोस्ट की अरे खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं नीचे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो एम्प्टी पड़ी हुई है। और जब मैं इस पेज को, इस बटन को हिट करता हूँ तो ये पेज दोबारा एग्जीक्यूट होता है और इस फॉर्म में वैल्यूज आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हायरार्की जरा समझिएगा, इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। नीचे एक मैसेज शो हो रहा है हर दफा, या तो खाली होगा या उसमें कोई डेटा आएगा, तो हमें थोड़ी सी हाउसकीपिंग करनी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी हम उसको कैसे करेंगे। तो डेटा हमारे पास आ चुका है, यूजर ने जो भी अपडेट किया वो अपडेटेड डेटा मेरे पास आ चुका है। अब चलते हैं, मैं अपडेट की क्यूरी लिखता हूँ। यहाँ पे चल के डेटा मेरे पास आ चुका है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस पोस्ट की अरे को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। डेटा का मैंने एक वेरिएबल बनाया, पोस्ट की अरे को यहाँ पे पास कर दिया, और पहले तो हमने यह किया था 1 by 1 वैल्यूज निकाली थी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा मेथड चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इसको ना कन्वर्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट में। इतनी लाइनें लिखने से बेहतर है मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर डेटा को डायरेक्टली यूज़ करूँगा। अब मुझे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन टॉप पे ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मुझे कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, क्यूरी लिखनी है, अपडेट की क्यूरी लिखनी है। अपडेट की क्यूरी कैसे होगी, चलते हैं डेटाबेस में जाके क्यूरी को देखते हैं कि वो कैसे लिखी जाएगी। ये अपडेट की क्यूरी वैसे मेरे सामने लिखी भी हुई है, मैंने एक रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश की थी, वहाँ से आ रही थी। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे SQL में जाएं
यहाँ पे अपडेट की क्यूरी यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, तो जिस तरीके से भी आप करना चाहें कर लें। मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और देखिएगा किस किस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। एसक्यूएल, 2 दफ़ा एसक्यूएल आ रहा है, एक दफ़ा ऊपर भी एसक्यूएल आ चुका है, तो मैं एसक्यूएल अपडेट के नाम से इस क्यूरी का नाम चेंज कर देता हूँ, SQL_update से जी। इस क्योंकि ऊपर भी ये सेम नाम से वेरिएबल आ रहा है, एक दफ़ा सिंगल डबल कोट्स में इस वैल्यू को पेस्ट कर दिया। ये क्या है ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। पहले सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद हम ज़रा कम्प्लेक्स तरीके से इसको समझते हैं। देखें इधर ही मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ, एक दफ़ा क्यूरी आपको समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी समझ में आएगी। ये मैंने सिर्फ नेम को अपडेट किया है, नेम को अपडेट कर रहा हूँ, तो क्यूरी क्या बनेगी ज़रा देखिएगा। ये क्यूरी आपके सामने नज़र आ रही है। क्यूरी देखिएगा कैसे है, अपडेट का कीवर्ड आएगा, टेबल का नेम आएगा जिसको टेबल को आपने अपडेट करना है, और फिर उसके बाद सेट का कीवर्ड आएगा। सेट के बाद जितने कॉलम्स को आपने अपडेट करना है वो सारे के सारे कॉलम्स आएंगे, उनकी वैल्यूज आएंगी कॉमा सेपरेटेड करके। अभी तो चूंकि हमने एक ही कॉलम को अपडेट किया इसलिए एक कॉलम है, कॉलम का नेम, कॉलम का जो नाम है वो नेम है, और कॉलम की जो वैल्यू है जो उसमें ऐड करनी है वो ये है। अगर मैं एक और कॉलम को अपडेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, उस कॉलम का नाम लिखूंगा, इक्वालिटी साइन डालूंगा और बाकी चीजें भी आ जाएंगी। और आखिर में वेयर की क्लॉज आएगी। वेयर की क्लॉज अपडेट की सूरत में, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, वेयर की क्लॉज अपडेट की सूरत में बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेयर की क्लॉज के बगैर अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सारा का सारा टेबल ही अपडेट हो जाएगा। हमें सारा का सारा टेबल अपडेट नहीं करना, रिकॉर्ड को ही अपडेट करना है, तो उस रिकॉर्ड का नंबर मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। सही है जी, तो एज इट इज़ यही है। तो यहाँ पे देखें ज़रा आके, यहाँ पे भी ऐसे ही है, सेट का कीवर्ड है, सबसे पहले आईडी को एडिट किया जा रहा है, तो आईडी को हमने कभी भी एडिट नहीं करवाना, इसलिए आईडी को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने आईडी को एडिट नहीं करवाना, हमने नेम को एडिट करना है, नेम को एडिट करना है। उसके बाद क्रिएटेड बाय को हमने एडिट नहीं करना, क्रिएटेड बाय एक डेट है, उसकी एडिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली होती है। अपडेटेड बाय, हाँ ये एडिट होना चाहिए क्योंकि अब हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेटेड बाय को एडिट होना चाहिए। क्रिएटेड एट, किसने किस वक्त क्रिएट किया गया, तो ये भी एडिट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और आगे अपडेटेड ऐड, किस वक्त एडिट हुआ, ये तो एडिट होना चाहिए। इसी तरह साइज भी एडिट करना चाह रहे हैं हम लोग, और कलर भी एडिट करना चाह रहे हैं। सही है जी, ये सारी चीज़ें एडिट करना चाह रहे हैं। और आखिर में वेयर क्लॉज आ रही है, और मैंने ज़रा चीज़ें आपके लिए ज़रा फॉर्मेशन उनकी अच्छी कर दी है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं आसानी से। थोड़ा सा मज़ीद इसको इंडेंट कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको स्मूथली नज़र आए, कन्फ्यूजन आपके लिए कोई ना हो। चलें, ये क्यूरी है, क्यूरी ऐसे कुछ बन गई। नेम की जगह अब हम नेम पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, हमारे पास ये नेम इधर मौजूद है। सॉरी, मैं इसको पहले एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ आपके लिए, और एक दफ़ा हम इस डेटा को प्रिंट करवा के देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें कदरे बेहतर अंदाज में फिर दिखें कि ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, फिर उसके बाद आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलें, अब मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट लिया, ये देखें एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट में कर लिया। लिस्ट डॉट पीएचपी में हमने ये किया था, ये देखिएगा लिस्ट डॉट नहीं सॉरी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में हमने एक अलग से इसको हैंडल किया था। वो कैसे किया था वो ज़रा देखिएगा। हमने क्या किया था कि हर एक को अरे में से निकाल के वेरिएबल्स में स्टोर करवाया था। तो ये 3 लाइनें लिखने से बेहतर था, मैंने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक नई तरतीब है, आप इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, और ऑब्जेक्ट भी वैसे ही दिख रहा है, बस यहाँ पे जब मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो वो ज़रा तरीका मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे डेटा मौजूद है। अब यहाँ पे मैं नेम की जगह नेम डालना चाहता हूँ, तो कैसे डालेंगे, जैसे हमने पहले काम किया। सॉरी, सिंगल कोट्स आएंगे, सिंगल कोट्स आ गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, करली ब्रैकेट्स आएंगी, करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने डेटा को लिखा, डेटा के साथ अब मैंने यहाँ पे नेम पास करना है। तो चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, एरो ऑपरेटर यूज होगा, और
यहाँ से उठाएंगे प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम उठा के मैंने यहाँ पे ले आया, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ गया। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अपडेटेड बाय, किसने अपडेट किया, तो मैं कहता हूँ अभी हमें, क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया तो इसलिए मैं यहाँ पे भी 1 ही लिख देता हूँ, जिसने क्रिएट किया उसी ने अपडेट किया। किस वक्त अपडेट हुआ, तो इसके लिए हम वक्त डालने के लिए यहाँ पे नाउ का एक फंक्शन है, आज की डेट यहाँ पे ऐड कर देगा, सही जी। और साइज क्या है, साइज, ठीक है जी, साइज के लिए हम वही काम जो पहले किया वही यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे $साइन साइज ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। और सॉरी गलत हो गया, हमने यहाँ पे डेटा से निकालना था, डेटा एरो ऑपरेटर और साइज। अब हमने दूसरे तरीके से यूज़ किया चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आती रहें। ये आपस में बातें नहीं करें, माइक को बंद रखें जी। डेटा एरो ऑपरेटर और यहाँ पे कलर, सही जी। और अब आ जाएं, अपडेट वेयर क्लॉज है, तो वेयर क्लॉज के साथ हम उसको अपडेट कर रहे हैं। आईडी लिखेंगे यहाँ पे, आईडी, जिस आईडी को अपडेट करना है, और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ हमारे पास आईडी का वेरिएबल हमने वैसे ही ऊपर बनाया हुआ है, तो वहाँ से हमें आईडी मिल रही है, तो ये काम ऐसे हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। क्यूरी हमने बना ली है, क्यूरी अगर बन गई है तो अब हम चलते हैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं क्यूरी को टेस्ट नहीं करता, आप अपनी क्यूरी को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। मेरी क्यूरी टेस्टेड है, ज़रा टाइम ज़रा मेरे पास शॉर्ट है। अब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो वही MySQL i_ क्यूरी, और इसको दो चीज़ें पास करनी है, कनेक्शन प्लस क्यूरी SQL अपडेट, और यहाँ पे मुझे हेडर लोकेशन का फंक्शन पास कर देना है, और वो हम उठाते हैं product.php से, ये उठा लिया। और यहाँ से भी उसको अगर आप चाहें तो अपडेट करना चाहें तो कर दें उसको। कहाँ चला गया जी, यहाँ पे हेडर लोकेशन के फंक्शन को पास कर देते हैं, ताकि अगर अपडेट सक्सेसफुली हो जाए तो list.php पे दोबारा रीडायरेक्ट करवा दिया जाए। चलें जी, अब हम जरा चलते हैं। हमने वैसे एक स्टेप मिस किया है, किसी वक्त में हम आपको वो स्टेप भी बता देंगे। यहाँ पे कुछ एरर्स के आने के भी चांसेस हैं, और उनको भी देखते हैं, फिर कल उनको सॉर्ट आउट। चलें शजील साहब से हम थोड़ा सा टाइम मांग लेंगे उधार आज मज़ीद। चलें जी, इसको अपडेट करते हैं, ये अपडेट करने जा रहे हैं जी। ये देखें कुछ एरर्स आ रहे हैं हमारे पास नीचे। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा फॉर्म एग्जीक्यूट हुआ है तो ये नीचे वाली वैल्यूज़ उसको मिल नहीं है। फॉर्म पोस्ट होने की सूरत में ये वैल्यूज़ मिलनी थी, तो नीचे ये सारे एरर्स आ रहे हैं। तो जब हम फॉर्म को पोस्ट करेंगे तो ये नीचे वाले एरर ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे उसका कलर येलो कर देते हैं, और यहाँ पे उसका नाम कुछ और दे देते हैं, सुपर शॉर्ट कर देते हैं। चलें, ये दो चीज़ें हमने एडिट की हैं, बाकी को एज इट इज़ रहने देते हैं। कुछ एरर आया जी हमारी इस क्यूरी में, क्या एरर आया, एक मिनट देखते हैं। शायद हमने साइज, हमारे पास इंट है, साइज में से कुछ एक चीज़ है, साइज इंटीजर है और हमने उसको सिंगल कोट्स में लिख दिया, इसलिए शायद ऐसा होगा। तो दोबारा सबमिट करते हैं। अच्छा जी, अभी भी कुछ इशू आ रहा है। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी साइज, ये कहाँ पे आ रही है, 77 लाइन पे। सर ये प्रोडक्ट साइज है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर साइज। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया जी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर साइज है। ये देखें गलत, जब हम आंखें बंद करके काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस हैं, और वो हो गई हमारे पास। ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर है, हमने उसको ऐसे किया हुआ। चलते हैं जी, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिएगा ये अपडेट हो चुका है। दोबारा चलते हैं, हमारे पास एक दफ़ा एक शर्ट को दोबारा इसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे ये सारी एम्प्टी आ रही है, इसको हम अपडेट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे उल्टी सीधी वैल्यूज लिखते हैं और आगे चलते हैं। साइज हमारे पास शायद इंटीजर है, इसको हम इंटीजर ही लेके चलेंगे। कलर भी ऐसे डालते हैं। ये देखेंगे अब वैल्यूज सक्सेसफुली एंटर होके हमें दोबारा आ रहे हैं।
अब हम चाहते हैं कि ये नीचे वाला जो एरर्स आते हैं ना, इनको रिमूव करें। ये एरर्स क्यों, ये एरर हम हाइड करवाना चाहते हैं, ये गलत बैड प्रैक्टिस है। इसको भी अब चूंकि एक ही लाइन में, एक ही उसमें हम पेज में सारा कुछ चीज़ें मैनेज करने जा रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। अब ज़रा समझिएगा, पेज जब पहली सूरत में यहाँ से आते हैं, हम लोग यहाँ से आते हैं, तो पोस्ट की अरे एग्जिस्ट नहीं करती। पोस्ट की अरे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये नीचे एरर आते हैं। जब हम अपडेट के बटन पे हिट करते हैं तो तब पोस्ट की अरे एग्जिस्ट करती है। तो हम सिंपली एक चेक यहाँ पे लगाते हैं कि अगर पोस्ट की अरे एग्जिस्ट करती है तो इस एरिया को एग्जीक्यूट करो, और अगर पोस्ट की अरे एग्जिस्ट नहीं करती तो इस एरिया को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है जी। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। एक इस सेट का वेरिएबल है जो चेक करता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो मैं चेक करता हूँ पोस्ट में, पोस्ट का कोई एक इंडेक्स चेक करने की कोशिश करता हूँ। पोस्ट का इंडेक्स चेक करते हैं, प्रोडक्ट नेम। अगर प्रोडक्ट नेम एग्जिस्ट करता है पोस्ट के अंदर, या सिंपली हम कहते हैं पोस्ट की अरे भी एग्जिस्ट करती है, इंडेक्स ना भी करूँ तो तब भी ठीक है। लेकिन चलें, अगर पोस्ट की अरे एग्जिस्ट करे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ये देखेंगे, मैंने इफ को बाद में क्लोज कर दिया और यहाँ पे चलते हैं। अगर पोस्ट की अरे सेट है, पोस्ट में पोस्ट की अरे में प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम सेट है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, आप दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं, अपने वापस चलते हैं, यहाँ से जाके एडिट के पेज को हिट करते हैं। तो देखें अब नीचे कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे वाला कोड अब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। नीचे वाला कोड क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो चेक करता है पोस्ट है कि नहीं। पोस्ट ऑब्वियसली नहीं है शुरू में। पोस्ट तो तब एग्जिस्ट करती है जब हम इस बटन को हिट करते हैं। तब चूंकि इस बटन को हिट नहीं कर रहे तो पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए ये कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, और इसको भी हम कंडीशनल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने उसको ऐसे तरीके से लिखा है कि इसको किसी चेक में लगाने की, इसके ऊपर कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कोड 2 दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी बैड प्रैक्टिस है कि दूसरी दफा इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये इससे भी हम बच सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको ऊपर ले जाएं, ये सारी की सारी कंडीशन को उठा के ऊपर ले जाएं और इसको एल्स पार्ट में डाल दें। मैंने इसको उड़ा दिया, नीचे से भी इसको उड़ा दिया, और हम आते हैं यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे आके हम थोड़ा सा यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ सारे के सारे कोड को। ये इफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, और यहाँ पे उसका एल्स पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ। एल्स, ये जी खत्म हो गया ये एल्स, और ये वाला कोड एल्स पार्ट में उठा के डाल देते हैं। अगर पोस्ट की अरे एग्जिस्ट करती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर पोस्ट की अरे एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सही है जी। ये यहाँ से इस एरिया की अब जरूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। कोड को जरा हमने इकट्ठा करके लिख दिया। ये क्यूरी मैंने जरा लंबी सी करके लिखी है ताकि आपको जरा चीज़ें समझने में सहूलत हो कि अपडेट की क्यूरी कैसे लिखी हुई है। अब जरा एक दफ़ा दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब मैं इसको इस 5th रिकॉर्ड को एडिट करने की कोशिश करते हैं और कोई रियल टाइम नाम देते हैं इसको। साइज मैंने ज़रा कुछ गलत दे दिया है, ये आस्ता आस्ता आपको अंदाज़ा होगा। ब्रेड का कोई कलर नहीं होता, लेकिन बहरहाल चले हम उसको फिर भी कोई ना कोई कलर देने की कोशिश करते हैं। कलर उसका चले, अब हम इसके साथ वाइट लिख लेते हैं। ये देखिएगा जी, कहाँ गया वो, कोई है नहीं ब्रेड। हाँ ये आ गई, इसको हमने एडिट किया है और वो स्मूथ नज़र आ रहा है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कल हम इसको अच्छे से क्यूए सेशन हम कल लेंगे। शजील साहब का काफ़ी वक्त हमने ले लिया, क्योंकि हमारा भी किसी ने काफ़ी ज़्यादा ले लिया वक्त, तो इसलिए हम क्यूए सेशन मज़ीद नहीं करते। शजील साहब अगर मौजूद हैं तो सर आप टेक ओवर कर सकते हैं।
अगर नहीं है तो किसी की कोई क्यूरी है तो वो मैं आंसर करूँगा। कोई क्यूरी है 1 आध मिनट में, जब तक शजील साहब नहीं आते क्लास में। सो बैकएंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है? नहीं जी, ये बैकएंड डेवलपमेंट ही है, हमने फ्रंट एंड पर क्या काम किया अभी, हम तो बैकएंड ही करते चले जा रहे हैं। तो अभी तक बैकएंड चल रही है, बैकएंड डेवलपमेंट असल है, फ्रंट एंड तो कुछ नहीं था। 2-4 शुरू के 1 आध हफ्ते में 2-4 दिनों में मैंने फ्रंट एंड कंप्लीट कर ली थी। पर हमने कहा था अगर कोई मजीद डिटेल में फ्रंट एंड सीखना चाहता है तो इन पैरामीटर्स को लेके आगे वो मेहनत कर ले और फ्रंट एंड डेवलपर मजीद बन जाएगा। लेकिन हमने जितनी फ्रंट एंड सीखनी थी वो सीख लिया, अब हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं। जी पीएचपी आज ही ख़त्म हो सकती है आपकी, आप ख़त्म करना चाहें तो कर दें। सही जी, हमारी तरफ से तो पीएचपी अब लास्ट डे तक चलेगी। अभी हम पीएचपी में थोड़ा सा मजीद 1 आध हफ्ता गुजारेंगे, फिर उसके बाद वर्डप्रेस पढ़ेंगे और वर्डप्रेस में भी सारा काम हम पीएचपी में ही करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। और प्रोग्रामिंग जिस दिन ये क्लास एंड होगी पीएचपी से भी आपकी जान छूटेगी। तो वर्डप्रेस हम पढ़ेंगे तो वर्डप्रेस में भी पीएचपी ही होगी। लारावेल पढ़ेंगे तो लारावेल भी पीएचपी होगी। इस तरह ये या कोऑर्डिनेटर या कोई और फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो वो भी पीएचपी होगी। तो पीएचपी तो अब डे एंड तक चलेगी। जी शुरू कर देंगे राशिद साहब, इसकी टेंशन ना लें। जब आपको ये चीज़ आ जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी शुरू कर देंगे हम। कोर पीएचपी अब आखिरी सांसों में है, बस यही समझें। क्रड हम कंप्लीट करेंगे, क्रड में हमने एडिट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया। अब हमने सेशन पढ़ना है और शायद 1 आध दिन थोड़ा सा एपीआईज को टच करेंगे और फिर उसके बाद हमारा कोर पीएचपी खत्म हो जाएगा और फिर हम वर्डप्रेस पे चले जाएंगे। तो पीएचपी कोर पीएचपी की टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। थोड़े से शायद नेक्स्ट वीक में हम थोड़े से क्लासेस इस पे इसको दें, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सेशन हमने इसलिए कहा कि लॉगिन साइन अप ये सारा कुछ थोड़ा सा देखेंगे। जी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाएगा डिलीट का मैसेज, हमने उसको डायनामिक रखा हुआ है। ये मैंने एक रिकॉर्ड को डिलीट करवाया, इसको डिलीट को ये आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ तो वो अब और दोबारा इधर से हम इसको एडिट करके अपडेट करके जाते हैं, वो मैसेज नहीं है। वो जब तक यूआरएल में मौजूद है ऊपर तो वो है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम बार बार बैक जा रहे थे तो बैक जाने की वजह से वो उधर नज़र आ रहा था, अदरवाइज वो नहीं है। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं है, चले बार कल इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। जी लारावेल भी इंशाल्लाह करेंगे। जी आपकी क्यूरीज हैं तो कर सकते हैं। शजील साहब थोड़ा सा लेट हैं, को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो कर सकते हैं। शजील साहब को मैसेज मैंने कर दिया, अगर वो आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपकी क्यूरी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आगे पढ़ूंगा शायद, अगर वो नहीं आते तो। जी क्लासें अटेंड करते रहे, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। डेट मैं नहीं बता सकता जी फलान डेट को करूंगा, लेकिन ये सारा कुछ होगा। जब वर्डप्रेस स्टार्ट होगा तो वर्डप्रेस में ये सारी चीज़ें आएंगी।
जी, कोई किसी की क्यूरी हो? कोई क्यूरी नहीं है जी? चलें फिर आप लोग मेरी एक स्टार्ट क्यूरी कर है। दें जी ठीक है, आप लोग टास्क स्टार्ट कर दें जो मैंने किया, ये साथ साथ में करते हैं जब तक शजीद साहब नहीं आते। मेरी क्यूरी सर, लोकेशन और रीडायरेक्ट में इसमें डॉट नेट में हम रीडायरेक्ट करके हम दूसरे पेज पे एक्सेस करते थे, इसमें लोकेशन से करेंगे? हाँ जी, हेडर लोकेशन का फंक्शन है, उससे करते हैं। ठीक है सर। जी, आप लोग टास्क स्टार्ट कर दें, साथ साथ में जो किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताते रहिएगा। जी, टेक्निकल 1 को कोई और पढ़ा रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा। सर मुझे लगता है सर शजीद नहीं आएंगे, काफी टाइम हो गया। जी, इसलिए मैंने कहा ना, आप अपना काम करते रहे, वो आ जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने टास्क पे लगे रहें। ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें आप लोग। आप प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा देर हम मजीद उनका इंतज़ार करते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं क्लास को एंड कर दूंगा। लेकिन जी, मेरा अच्छे पढ़ाने से आपको फ़ायदा तभी होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। मुझे अच्छा कहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा तभी होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, मार्केट में जॉब लें और कुछ अच्छा अर्न करना शुरू कर दें, अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो ये हम सब का इसी में फ़ायदा होगा। मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाना शुरू कर दूं और कोई भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करे, कोई भी साहिब प्रैक्टिस ना करें, कोई भी डेवलपर या प्रोग्रामर ना बने, तो मेरे अच्छे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी स्टिल प्रॉब्लम वही रहेगी कि जनाब कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कहाँ से अच्छी जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे और जॉब नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, लूट के खा गए हैं। तो बहरहाल वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम नहीं कर रहे। लूटने वाले मुल्क को लूटते चले जा रहे हैं और हम लोग मुल्क को संवारने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। हम लोग बस तनकीद करना चाह रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि हर लोग हर एक ना क्लास में से फोकस होके काम पे लग जाए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो तनकीद करेंगे। तो हम में से हर एक को प्रोग्रामर होना चाहिए। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलने चाहिए।
लेकिन होता ऐसा है कि एंड रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं निकल पाते, स्टूडेंट ज़्यादा पॉजिटिव मैनर्स में इसको नहीं लेते। सर अभी तक जो हमने पढ़ा है सर, उससे रेलिवेंट तो सर अभी तक कोई खास मैंने देखी नहीं सर। कोई आप कह लें फ्रीलांसिंग के उसमें कोई वो मिला नहीं, कोई जॉब या कोई कह लें। लोग ज्यादातर वर्डप्रेस से रेलिवेंट काम मांगते हैं या वो बग फिक्सेस के लिए कहते हैं। अगर जाके चेक किया जाए सर, जितना हमने पढ़ा इससे कोई मतलब हमें टास्क मिल सकता है परफॉर्म करने के लिए? जी बिल्कुल मिल सकता है। मैंने पहले 2-3 दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकती हैं। और इसके अलावा आप वर्डप्रेस सिंपल वेबसाइट्स लोगों को बना के दे सकती हैं, सिंपल वेबसाइट्स बना के दे सकती हैं। और मज़ीद 2 दिन आप वेट कर लें तो आप फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर बना के दे सकती हैं। कोर PHP में कोई भी किसी किस्म का भी मैनेजमेंट सिस्टम आप बना के दे सकती हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि डेटाबेस में डेटा आपको स्टोर करना आ गया, आपको HTML CSS आ गई है, PHP से के ज़रिए से आप यूज़र से डेटा ले सकती हैं, डेटाबेस में स्टोर करवा सकती हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं PHP के ज़रिए से। तो अब आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना सकती हैं। तो आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाना आ गया है ऑलमोस्ट, बस कुछ चीज़ों को जोड़ना रह गया बाकी। तो मैं आने वाले 2-3 दिनों में चीज़ों को जोड़ना सिखाऊंगा आपको कि कैसे एक CRUD बनता है, और CRUD के जब बन जाता है ऐसे ही एक टेबल बनता है, टेबल के ज़रिए से हम डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, यूज़र से लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर चीज़ें आपस में जुड़ना शुरू होंगी। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने बन गई। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक बहुत बड़ा सिनेरियो पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, तो एक आध वीक और लगेगा और आपको नजर आएगा कि आप सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल हो गए हैं। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हैं, किसी भी बिजनेस को लेके आप ऑटोमेट कर सकते हैं। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों को बेचना शुरू कर दें बना के। आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। अभी 1-2 दिन में आपको क्लियरली नजर आएगा कि आप बना सकते हैं। बस 1-2 दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह आपको पूरा नजर आएगा कि ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अलबत्ता फ्रंट एंड डेवलपमेंट के सारे टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस की साइट्स किसी को बना के दे सकती हैं, वो स्टैटिक भी हैं, वो डायनेमिक भी हैं। अब बग फिक्सिंग है तो बग फिक्सिंग भी आपको फ्रंट एंड की बग फिक्सिंग आप कर सकते हैं। किसी को CSS में इशू आ रहा है, कोई स्टाइलिंग ठीक नहीं है, कोई चीज़ ऐड करवाना चाहता है, कोई वहाँ से डिलीट करवाना चाहता है, कोई दूसरा, तो वो CSS से रिलेटेड है तो वो आप कर सकती हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सर वो हम अगर कोई अब कल एक ऑर्डर आया था मुझे, लेकिन वो मैं अभी उससे उसका मुझे जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे एक इशू आ गया था। वो कंपोजर जेसन का कुछ कह रहे थे, कोई इस तरह का एरर आ रहा था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर अभी मैंने उसको पेंडिंग में रखा हुआ उस बंदे को। तो वो इस तरह की डिबगिंग अगर कोई चीज आ जाती है और हमें कैसे पता चलेगा वो किस फाइल में है और कहाँ पे उसकी लोकेशन है, और उसको हम कैसे फिक्स करेंगे? क्योंकि यही ये चीज मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस से समझ में आएंगी चीजें। आस्ता आस्ता कोड, दूसरों के कोड को यूटिलाइज करने से चीजें समझ में आएगी। ये कंपोजर डॉट जेसन और इस तरह की ये कंपोजर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, आने वाले चंद दिनों में ये इन इश्यूज को भी हम डील करने लगे हैं। कंपोजर क्या होता है इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन असल फ्रीलांसिंग में ये है कि जो चीज मुझे आती है उसको सर्च करके उसके ऑर्डर ढूंढना। ये नहीं है कि जिसके ऑर्डर मिल रहे हैं उसको वो उसके पीछे पड़ जाना, बल्कि जो चीज मुझे आती है उसके ऑर्डर्स ढूंढना। हमें PHP आती है, PHP के बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्डर्स आपको मिलेंगे वो PHP से रिलेटेड ही मिलेंगे। अब ये है कि अभी आपको उनका आइडिया नहीं कि उनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उम्मीद है एक आध हफ्ते में चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जरूरी है कि आप क्लाइंट्स को क्यूरी करते रहें, क्लाइंट्स आपको बताते रहेंगे ये बनाएं ये बनाएं ये बनाएं। आपके फ्रीलांसिंग वोकैबुलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लाइंट्स की क्यूरीज, क्लाइंट्स क्या बनवाना चाहते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं क्लाइंट और कुछ चाहता है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट क्यूरीज को आंसर करते रहेंगे, फिर वो क्यूरीज हमें पास करते रहेंगे कि मुझे क्लाइंट ने ये कहा कि कंपोजर हमने बनवाना है, हमने ये बनवाना है, वो बनवाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको आंसर करेंगे। आपको अंदाजा होगा कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं क्लाइंट भी वही डिमांड कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा गैप है, तो मजीद 2-4 दिनों में ये गैप फिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस गैप को फिल करने में आपका रोल बहुत अहम होगा। आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्लाइंट को
प्रपोजल सबमिट करेंगे, क्लाइंट आपको अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बताएगा, डिटेल्स बताएगा, रिक्वायरमेंट्स बताएगा। आपको आधी समझ में आएंगी, आधी समझ में नहीं आएंगी। आप आधी को गूगल करेंगे, गूगल करके आपको कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो नहीं समझ में आएगी वो हमसे पूछेंगे, हम उनको आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आपको लगना शुरू हो जाएगा कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वही फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे पड़ा हुआ है, हम वो सारा कुछ कर सकते हैं। सर एक सर सजेशन थी, दूसरा एक जी, क्वेश्चन है। सजेशन कौन देना चाह रहे हैं? पहले सजेशन को सुनते हैं। सर एक सर ये था कि कोई 2-3 दिन तक हम एक रख लेते क्लास जिसमें सिर्फ अपवर्क को या फाइवर को हम सर एक्सप्लोर कर लेते कि जो जो हमसे रेलिवेंट प्रोजेक्ट हैं रियल टाइम में देख लेते सर, डिस्कशन हो जाती उसके बस हवाले से। इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह रखेंगे। अभी टाइम नहीं आया इसका, जैसे इसका टाइम आएगा ना थोड़ा सा मजीद हमें अभी कुछ चीज़ें अभी नहीं पढ़ी, तो वो पढ़ के अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वो सेशन होगा, ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा वो सेशन। इंशाल्लाह रखेंगे। सर मेरे पास कोड में थोड़ा सा एरर आ रहा है। जो आपने गेट का फंक्शन बताया था वो यानी शो कराता है बार में, लेकिन गेट में वो एरे एम्प्टी दिखाता है। जी दिखाएं सर अलाउ। हाँ आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। इससे नजर आ रहा है सर ये कोड? जी जी आ रहा है। आप एरर दिखाएं, आप क्या एरर है आपके पास? एरर यहाँ पे ये सर एम्प्टी एरे आती है, यानी यहाँ पे बैक वैल्यू जाएं, आ पहले रही है। पूरा दिखाएं मुझे कैसे आ रहा है ये। बैक जाएं पहले। ये सर हमारे पास जी फॉर्म है ऐड करें न्यू करें, आप प्रोडक्ट किसी का। को करें जी। एडिट करने जा रहे हैं आप? नहीं सर, अगर मैं एंट्री एडिट अगर करता हूँ इसको तो एरर किस पे आता है? इस फॉर्म पोस्ट प्रोडक्ट ऐड करते हुए आता है, डिलीट करते हुए आता है, एडिट करते हुए आता है? सर ये जब वैल्यू गेट करते हैं वहां पे आता है। यार वो दिखाओ पूरा, चलो दिखाओ अब। यहाँ पे जब डिलीट करेंगे एडिट करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे ना तो यहाँ पे एरर एम्प्टी आता है, यानी हम यहाँ पे 2 नंबर आईडी देखो ना, को यहाँ पे शो कराना आपने चाहिए। जहाँ पे ये लिंक लगाया वहाँ पे गलत किया है। आईडी से पहले मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने, वहाँ पे आपने / डाल दिया। सर यहाँ पे मैंने लगाया वो एक क्वेश्चन। हाँ ये देखें ना, आईडी से पहले क्वेश्चन मार्क आपने लगाना था ना, आपने वहाँ पे वो डाल दिया। आईडी से पहले, आईडी जहाँ पे लिखी हुई है delete.php के बाद आईडी आ रही है आपकी, वहां पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना था, वहां पे आपने / डाल दिया। ओके जी और कोई बात किसी की? चलें जी, और कोई बात नहीं है तो मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। शजील साहब आज शायद हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, इंशाल्लाह कल वो आपकी क्लास। आज हमने ही सारा टाइम ले लिया, उनके लिए टाइम ज़्यादा बचा भी नहीं था। सर अगर हम किसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं और उसमें कोई चीज़ कोड वगैरह ढूंढते हैं और हम पता करना चाहें कि ये कोड कहाँ पे, इसकी डायरेक्टरी या लोकेशन कहाँ पे है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा किस फाइल में पड़ा हुआ है? जी इंशाल्लाह बताएंगे। थोड़ा सा जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद 1 आध हफ्ते में लगेगा कि हम कुछ काम करने के काबिल हो चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये करंट जैसे ही कंप्लीट होगा हम मज़ीद एडवांस चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, और एडवांस चीज़ें ऐसी होंगी वो उनके लिए बेस प्रैक्टिस होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो एडवांस चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये जो जितनी भी क्यूरीज आज लोग आप कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रैक्टिस से इनसे ताल्लुक है। मैं 1 आध मिनट में चीज़ें आपको बताता जाऊंगा, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आएंगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप के पल्ले भी नहीं वो पड़ेंगी। तो इसलिए मैं बहुत इसरार कर रहा हूँ आपसे कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो काम दिया जाता है उसको करें, यूट्यूब ट्यूटोरियल से हेल्प लें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करें। मज़ीद आप प्रैक्टिस यूट्यूब से ढूंढें, कुछ एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करें। शायद कल मैं थोड़ी सी इस पर बात करूँ कि अब आपको प्रोजेक्ट किस तरह का लेना है,
और किस तरह का कल एक दो चार दिनों में किस तरह का प्रोजेक्ट लेना और कैसे प्रोजेक्ट लेना, ये सारी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन इतनी बात आपको जहन नशीन होनी चाहिए कि अब आपके लिए एक प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाएं, किसी के लिए बनाएं, पेड टास्क हो तो पेड टास्क आप ले पाएंगे सिस्टम बनाने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से सीख जाएंगे। तो ये आपके पास अब ज़रूरी है, इसलिए इस पर फोकस करें। मैनेजमेंट सिस्टम बग नहीं, बग भी आप फिक्स कर पाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फुल फ्लेज सिस्टम शुरू से स्क्रैच से बनाना से ये आपके पास इस तरह का कोई टास्क आना चाहिए। तो ये आपके पास आएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, चीज़ों को स्मूथली लेके चल पाएंगे। स्टैंड लोन एक प्रोजेक्ट को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।